विशिष्ट कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी एक फूल पसंद। 8वें दशक में सर्जनात्मक लेखन प्रारंभ करके डॉक्टर अरुणा सीतेश ने हिंदी कथा लेखिकाओं के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। सहज शैली में बनते बिखरते पारिवारिक एवं सामाजिक संदर्भों का सजीव चित्रण उनकी विशेषता है। तो सुनिए आज उनकी लिखी हुई कहानी एक फूल पसंद। फिर एक पत्र, वही प्रसंग, वही भर्त्सना, वही याचना। हमेशा की तरह ही एक सरसरी नज़र डालकर मैंने उसे भी फाड़कर फेंक दिया। ये शायद 20वां पत्र है, या 30वां, या 40वां, या क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी शब्द, कोई भी अर्थ मन को तो छू ही नहीं पाता। एक तरह से ये सिलसिला अब तो दिनचर्या में शुमार हो गया है। 8-10 दिन में एक बार ऐसा ना हो तो कुछ खालीपन सा लगने लगता है, कुछ अजीब अजीब सा। लोग तो मुझे ही अजीबोगरीब बताते हैं, मानते हैं। घर से निकलती हूँ तो खिड़कियों से बाहर निकल पड़ने को अधीर चेहरे अचरज और अविश्वास भरी मुस्कान लिए यूँ आपस में इशारा करते हैं जैसे मुझे अथवा मुझ जैसे प्राणी को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। बाहरी तौर पर तो मैं उन सबसे एकदम बेखबर, स्वयं में मस्त, लापरवाही का नकाब लगाए चलती रहती हूँ, पर भीतर कहीं गहरे तक वो विद्रूप दृष्टि मुझे बेध जाती है। मैं तिलमिला उठती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ, घायल मृगी सी इधर उधर घूमती हूँ, व्यंग बिद्ध। मेरी राह मेरी अपनी है। तराशे हुए रास्ते पर चलने से मैंने इनकार कर दिया और यहीं से मेरा और समाज का टकराव शुरू हुआ। बंधी बंधाई लीक से हटने का अर्थ समाज को चुनौती देना था, समाज के अस्तित्व को नकारना था। पर क्या समाज ने मुझे नहीं नकारा, मेरे अस्तित्व को नहीं नकारा? 11 जून 1976 की वो शाम, सकरी गली में झांकता छोटा सा आकाश का टुकड़ा रंग बिरंगी तिकोनी झंडियों के पीछे छिप गया था। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से पटी हुई उस गली में एक बेबस मौन ही तो था जो हमेशा छाया रहता। कभी कभी ऐसे अवसर आते जब लाउड स्पीकर से झड़ते हुए फिल्मी गाने उस सन्नाटे को डुबा देते। ऐसा ही कुछ तो उस दिन भी हुआ था। ढोलक पर पड़ती थाप के संग मंगल गीत गूंजने शुरू हुए तो मेरे हाथों में लगी मेहंदी और भी गहरा उठी। भागते कदमों, उत्तेजित आवाज़ों और साड़ियों की सरसराहट के बीच यकायक सुनाई दिया, बारात पहुंच गई है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो उठी और हथेलियां पसीने से तर। अगली सुबह उगने वाले सूरज की ना जाने कितनी किरणें मेरे आंचल में समाने वाली थीं। सोचकर मैं पुलकित भी थी, भयभीत भी। तभी पड़ोस की मंजू भाभी और लता दीदी ने मुझे सहारा देकर उठाया। पसीने से लथपथ हथेलियों में झिलमिलाता गोटे का हार थामे मैं बढ़ चली। अम्मा आरती उतार चुकी थी। सफ़ेद लाल बिंदियों से सजी पलकों को मैंने ऊपर उठाया, पर सुनहरी किम ख्वाब की अचकन के अतिरिक्त और कुछ न देख पाई। अपने सपनों के राजकुमार के गले में जयमाला डालने के लिए मेरे हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे और तभी बिजली की कड़क सी वो आवाज़ आई। मेरे हाथ बीच राह में ही रुक गए। उनका थरथराना भी थम गया। कलाइयों में पड़ी चूड़ियों की खनक भी सहम कर चुप हो गई। सबकी जबानें बंद हो गईं, सबके चेहरों से मुस्कुराहट उतर गई, मानो सब पर बिजली गिर पड़ी हो। पल भर पहले का मुस्कुराता गुनगुनाता वसंत जलकर स्याह हो गया था। बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, वही एक कड़कती आवाज़, ये शादी नहीं होगी। आज मुझ पर उंगलियां उठाने वाले तब कहाँ थे जब भरी बिरादरी के सामने से मेरी बारात केवल इसलिए लौट गई थी कि बाबूजी के पास समधी की लोलुप जिह्वा को शांत करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। तब कहाँ था धर्म और कहाँ थे धर्म के ठेकेदार, मर्यादा के रक्षक। शामियाने के नीचे से दूल्हे को उसका बाप घसीट कर उठा ले गया और तमाशबीन खड़े तमाशा देखते रहे। क्या कसूर था मेरे बाबूजी का? यही कि वे अमीर न थे। गरीबी ही उनका सबसे बड़ा दुर्गुण था, सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर भी बेटी के हाथ पीले करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब कुछ, मकान तक रहन रखा था, केवल इसलिए कि बेटी अच्छे घर जाएगी तो ज़िंदगी भर सुख पाएगी और बेटी का वो सुख उनके सारे अभावों को भर देगा। लड़के वालों की मांगों को पूरा किया गया था, पर आखिरी समय पर ठीक जयमाल से पहले की गई नकदी की मांग के लिए वे तैयार न थे।
आंचल फैलाकर इज्जत की भीख मांगी थी उन्होंने, पर निर्दयी को जरा भी तरस न आया और वो नपुंसक बाप के इशारे पर चौकी से उतर गया, मानो वो हाड़ मांस का इंसान ना होकर एक पुतला भर हो जिसे बाप चाहे जिधर घुमा दे। घराती बारातियों की चिरौरी में लगे थे। अम्मा बेहोश पड़ी थीं और पड़ोस की औरतें बेबसी में उनके मुंह पर पानी की छींटें डाल रही थीं, पंखा झल रही थीं। अचानक मैंने झटके से अपना घूंघट पलट दिया। अमानुषों से कैसी शर्म आया। बाबूजी अभी भी उनके कदमों में झुके थे। छी छी, मेरी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। ये सब कुछ मेरे कारण? बाबूजी रहने दीजिए, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मान मनोबल छोड़कर सब मुझे देखने लगे थे। वो कायर भी पलकें झपका झपका कर मुझे ही ताक रहा था। मैं तेज़ कदमों से उसके बाप के पास पहुंची थी। आप मेहरबानी करके जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएं, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। आप हाँ कर दें तब भी नहीं। और मैं तीर की सी तेज़ी से पलटकर तिवारी में जा पहुंची थी। तिवारी जहाँ शादी के सब टहले हुए थे, जहाँ 7 दिन तक हंसी टिटोली और मंगल गीतों के बीच हल्दी तेल में डुबा डुबा कर बांध के कुछ टुकड़ों को 7 सुहागिनें मेरे पैरों, घुटनों और माथे पर 7-7 बार छुआती रही थीं, पर उपटन जन्य लावण्य मेरे किसी काम न आया था। सामने ही दीवार पर दीदी की तस्वीर टंगी थी, मेरी प्यारी दीदी की। उनकी मुस्कुराती आंखें जैसे मुझे ही देख रही हों। दीदी, आंसुओं की अविरल धारा मेरे गालों पर बहने लगी। क्रोध, अपमान, स्वप्न भंग, उत्तेजनावस्था में किए गए कार्य का पश्चाताप, शायद सभी कुछ था उन आंसुओं में। मेहंदी लगे हाथ और लाल साड़ी का किरण लगा पल्लू जाने कितनी रात गए तक भीगते रहे थे। रमा खाने की थाली लाई तो मैंने घुटनों में छिपा मुंह पर उठाया। कुछ देर खड़ी रहकर वो वैसे ही लौट गई। दीदी, तुम क्यों चली गईं? मेरे होंठ थरथराए। आज वे होती तो भी क्या मैं इतनी अकेली होती? दीदी, उनकी केवल सुखद स्मृति भर ही शेष थी मेरे पास। रमा भला मेरे मन की स्थिति क्या समझती और मैं उसे क्या समझाती? मुझे खाने से कहीं अधिक सहारे की आवश्यकता थी, किसी ऐसे सहारे की जो आत्मीयता से, स्नेह से मेरी पीठ थपथपा कर कह सकता, शाबाश, तूने अच्छा काम किया। आशा के विपरीत अम्मा बाबूजी की प्रतिक्रिया देखकर मैं कितनी टूट गई थी, कितनी अकेली हो गई थी, कितनी बेबस हो गई थी। क्या कहती और किससे कहती? बरबस ये दृष्टि उठी और फिर से दीदी के चित्र पर अटक गई। तुम ही बताओ दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया? बाबूजी को अपमान से बचाकर क्या अपराध किया? कुछ पैसों के लिए अमानवीय व्यवहार करने वालों के साथ संबंध को ठुकरा कर क्या कुछ बुरा किया? मैं दीदी से केवल 4 साल बाद हुई थी। अम्मा को चिंता थी कि मेरे जन्म के 4 साल तक दिन रात उनसे चिपटी रहने वाली दीदी का क्या होगा, कहीं वे उपेक्षित न महसूस करें। बुआ ने भी सलाह दी थी कि दीदी कभी मेरे पास अकेले ना रहने पाएं, क्योंकि उपरातली के बच्चों में अक्सर ईर्ष्या द्वेष पनप जाता है और बड़ा बच्चा माँ बाप के प्रति बदलते व्यवहार का बदला छोटे भाई बहन से लेना चाहता है। स्कूल में अध्यापिका होने के कारण बुआ अपना ये धर्म समझती थीं कि हर बात को मोटी मोटी पुस्तकों और लंबे लंबे नामों का संदर्भ देकर कहें, और शायद इसी कारण उनकी हर सलाह को गंभीरता से लिया जाता था। पर अम्मा बताती थीं कि उन्हें बुआ की इस सीख पर अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। छोटी सी दीदी अपने नन्हे नन्हे हाथों में जिस यत्न से मुझे थामती थीं और कंधे से लगाकर जिस दुलार से घंटों थपक थपक कर मुझे सुलाती, वो गली भर में आश्चर्य और चर्चा का विषय था। सुना था कि मेरे जन्म के कुछ महीनों बाद ही दीदी ने अपनी सब गुड़ियों को संदूक से निकाल फेंका था और अम्मा के लाख मना करने पर भी वे ही मुझे झबला कच्छा पहनाकर तैयार करती थीं। जब पड़ोस की कमला चाची, उमा काकी और लक्ष्मी बुआ अपने अपने बच्चों को महाभारत के किस्से सुनाती तो अम्मा को शायद बड़ा खाली खाली सा लगता। यहाँ तो उल्टा ही हाल है। छोटी को डांटो तो बड़ी रोती है कि उससे कुछ क्यों कह रही हो। कभी भूल से भी गीता को कुछ कह दो तो बस समझो घर में कोहराम मच जाएगा। वो तो यूँ रोएगी कि उसे डांटा गया और गीता यूँ रोएगी कि उसकी छोटी बहन रो रही है। अच्छा, सुनने वालियाँ हैरत से पूछती। अजी बस कुछ ना पूछो, अपना तो नाक में दम है, भला बताओ, गलती करेगी तो टोकना तो पड़ेगा ना। पर जरा कुछ कहा नहीं कि दोनों की दोनों मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी, बोलेंगी नहीं, खाना नहीं खाएंगी। फिर इनके बाबूजी बिगड़ने लगेंगे कि तुम सख्ती करती हो, बच्चियां हैं, हंसने खेलने दिया करो। कोई पूछे मुझे इनका हंसना खेलना बुरा लगता है क्या? पर जिद करोगी तो भाई कहा तो जाएगा ही। और मज़ा ये
कि जिसको डांटा उसे मनाना आसान है, पर उसकी बहन मजाल है कि जो टस से मस भी हो ले। बस एक ही रट लगाए रहेगी, इसको क्यों डांटा। मुझे डांट लेती। अब भला आप बताओ, ये भी कोई बात हुई। काम करे छोटी और सजा भुगते बड़ी, पर उस पगली को कौन समझाए। अब की इनकी बुआ आएंगी तो उन्हीं से कहलवाऊंगी। अम्मा की असली परेशानी थी कि इस तरह बिना डांट फटकार के तो मैं बिगड़ ही जाऊंगी। सीधी है बेचारी, दीदी के लिए कहा जाता। वो तो ठीक है, पर ऐसी भी क्या सिधाई की लाड़ करके छोटी को बिगाड़ दो, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा सुना। अम्मा शायद कुछ सुन झुंझलाती, कुछ खुश होती कि उनकी बेटियों सरीखे मेल जोल से रहने वाले बच्चे दूर दूर तक किसी घर में नहीं थे। दीदी के स्कूल में ही मेरा दाखिला हुआ। उनकी छत्र छाया में मेरा समय मज़े से बीतने लगा। लगभग रोज़ ही मैं होमवर्क करना भूल जाती, खेल कूद कर आती, खाना खाकर सो जाती। रोज़ सुबह जल्दी उठकर दीदी जल्दी जल्दी मेरा काम करवाती, जिससे क्लास में मुझे दंड ना भुगतना पड़े। सिलाई कढ़ाई का तो मेरा सारा काम वे ही करती। अम्मा कभी कुछ कहती भी तो वे बचा लेती, इसे तो आता है, मैं तो यूँ ही कर रही हूँ। मैं उस साल 7वीं कक्षा में थी। हमारी भूगोल की सहगल बहन जी बहुत सख्त थीं। बात बात पर पूरी की पूरी क्लास को बेंच पर खड़ा कर देती। झिड़क कर बोलना तो उनके लिए आम बात थी। दशहरे की 15 दिन की छुट्टियां हुईं तो उन्होंने तब तक पढ़ाए गए सब अध्यायों पर 25 सवाल करने को दिए। सवाल ऐसे टेढ़े थे कि पूरा अध्याय पढ़े बिना जवाब लिखना मुश्किल था। पर छुट्टी तो छुट्टी। स्कूल से लौटकर जो बस्ता मैंने अलमारी में पटका तो छुट्टी के आखिरी दिन ही निकला। बीच में अम्मा ने कई बार कहा भी कि जो कुछ काम मिला हो उसे कर डालूं, पर खेल कूद के बीच पढ़ाई लिखाई की चर्चा आई गई होकर रह जाती थी। उन्हीं दिनों मेरी गुड़िया के ब्याह की सायद भी निकल आई। कई दिन गुड़िया के दहेज और बारात की स्वागत की तैयारी में निकल गए। दीदी अपनी किताबें खोले बैठी रहती और मैं अपनी सहेलियों के साथ गिट्टे और नक्की खेला करती। छुट्टियां खत्म हो गईं। अगले दिन स्कूल खुल रहा था, तब मुझे होमवर्क याद आया। बस्ता खोला तो होश उड़ गए। क्या क्या करूं? सवाल करूं या कविता रटूं या अंग्रेजी के शब्दों के मायने याद करूं? उस पर भूगोल के 25 प्रश्न। उन्हें करने बैठती तो रात भर जाग कर भी शायद बस वही कर पाती। पूरे 9 अध्याय थे। अम्मा से रुमाल में फूल काटने के लिए कहा तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। बड़ी जल्दी याद आ गई। सहगल बहन जी का तो हम सबके मन में इतना डर था कि मुझे पक्का विश्वास था कि बाकी सब लड़कियां और चाहे कुछ करें ना करें, भूगोल के सवाल हर हालत में करके लाएंगी। भरी क्लास में अकेले बेंच पर पूरे घंटे खड़े रहने का सोच कर ही मुझे पसीने छूटने लगे। रुआंसा दिल लिए आखिर में दीदी के पास गई। सोचा हिसाब के सवाल निपटाऊं। मन में डर था कि अम्मा की तरह वे भी कहीं झिड़कना न शुरू कर दें। उन्होंने भी तो कई बार मुझसे पढ़ने के लिए कहा था, पर और रास्ता भी क्या था। दीदी तो जैसे इंतजार ही कर रही थी। न उन्होंने डांटा, न व्यंग किया, न भविष्य में लापरवाही नहीं करने की हिदायत दी, न बड़ों का कहना मानने पर भाषण दिया। चुपचाप मुझे सवाल बताए। फिर जितनी देर में मैंने बाकी काम किया, उन्होंने मेरी रफ कॉपी में भूगोल के कई सवालों के जवाब लिख दिए। मैं तो हैरानी से देखती रह गई कि किस तेज़ी से उन्होंने पाठ पढ़कर उत्तर ढूंढ लिए। लगता था जैसे उन्हें मालूम हो कि किस प्रश्न का उत्तर किस लाइन में है, और उनकी नज़रें तेज़ी से पृष्ठ पर दौड़ती हुई वहीं ठहर जाती। उस रात सोने में देर तो अवश्य हुई, पर तब तक मेरा सारा होमवर्क पूरा हो चुका था। अगले दिन सहगल बहन जी ने क्लास में घुसते ही काम के बारे में पूछा। सजा भी दी, पर मुझ समेत 5 लड़कियां पूरे समय गर्व से सिर ऊपर किए अपनी सीट पर बैठी रहीं। हो ना हो उनकी भी दीदियां रही होंगी। लौटते समय जाने कैसे सहगल बहन जी हमारे साथ साथ चलने लगी। दीदी हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थीं। यूनियन की वे सेक्रेटरी भी थीं। उन्हें अधिकतर अध्यापिकाएं जानती थीं। मुझे लगा कि अब दीदी ज़रूर बता देंगी कि मेरा काम किस तरह पूरा हुआ था, पर सहगल बहन जी ने मेरी तारीफ़ की और बीच बीच में दीदी भी उसमें काफ़ी कुछ जोड़ती नहीं। प्रशंसा का हर झूठा शब्द मुझे शर्मिंदा करता गया। दीदी के प्रति मैं इतनी कृतज्ञ थी कि घर पहुंचते ही उनसे लिपट गई। पश्चाताप के ढेर सारे गर्म गर्म आंसू उनका आंचल भिगो गए, और उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि दीदी का कहा कभी नहीं टालूंगी। काश कि आज दीदी होती और बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए था। क्या वे भी मुझसे नाराज़ होती? नहीं नहीं, दीदी मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती थी। आज भी, इस समय भी वे मुझे सीने से लगा लेती, मेरी पीठ सहलाती, अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछ देती। पर अब वे कहाँ। हर रोज़ की तरह उस दिन भी अपने हिस्से के पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे। ये उनका नियम था।
अम्मा हम दोनों को 20-20 पैसे दिया करती, आधी छुट्टी में कुछ खाने के लिए। दीदी के पास एक 5 का नोट हमेशा रहता था, पर वो वक्त ज़रूरत पड़ने के काम पर या किताब कॉपी खरीदने के लिए था। दीदी ने उसकी तय करके बहुत सहेज कर उसे अपनी रफ कॉपी के प्लास्टिक के कवर में रख छोड़ा था। स्कूल में नया नया चाट वाला आया था और लड़कियां हर समय उसके खोमचे पर मंडराया करती थीं। आधी छुट्टी में उस तक पहुंच पाना मुश्किल होता। इमली और कटारों से मेरा मन भर चुका था। कमरख भी ज़्यादा दिन नहीं चली। दीदी की तरह मूली या खीरा खाना मेरे बस का नहीं था। मैं भी चाट वाले की तरफ लपकी। अम्मा ने 1-2 बार अधिक पैसे दिए, पर रोज़ रोज़ तो ऐसा संभव नहीं था। मैंने दीदी से कहा कि चलिए ये 5 का नोट ही बुना लिया जाए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने जिद की तो अपने हिस्से के 20 पैसे भी वो मुझे देने लगी। मुझे बुरा तो बहुत लगा, पर मजबूरी थी। मेरा मन पूरी तरह तो नहीं भरा, पर कुछ ना होने से तो यही कहीं अच्छा था। अब एक समोसा रोज़ खाने का मेरा नियम बन गया। बाकी बचे पैसों से किसी न किसी दिन गुलाब जामुन भी। कभी कभी मैं पैसे लेने से इनकार भी करती, पर दीदी को जाने कैसे पता चल जाता कि ऐसा मैं ऊपरी मन से ही कह रही हूँ। स्कूल लाइब्रेरी की नई इमारत बन रही थी। काम लगभग पूरा हो चुका था। महीनों से वो छोटी क्लासों के लिए कौतुक का विषय बनी हुई थी। बांसों की रस्सियों से जोड़ जोड़ कर राज मजदूर ऊपर चढ़ते जाते और लड़कियों की नज़रें रेत सीमेंट के तसलों के साथ साथ ही ऊपर नीचे घूमती रहती। इमारत 2 मंजिली बन रही थी। नीचे जनरल विभाग और ऊपर पढ़ने का हॉल। छत डाली जा चुकी थी, लिपाई वगैरह ही शेष थी। रोज ही कोई ना कोई अध्यापिका उसे देखने पहुंच जाती। फाइनल ईयर की 2-4 छात्राएं भी साथ हो लेती और नीचे खड़ी छोटी छोटी लड़कियां हसरत से उन्हें देखती रह जाती, अपने बड़े होने का इंतज़ार करती हुई, जब वे भी इस तरह जहाँ चाहें वहाँ जा सकेंगी। रोज की तरह मैं चाट वाले के पास पहुंची ही थी कि अचानक बड़ी जोर का शोर मच गया। पत्ते इधर उधर फेंक कर लड़कियां बाहर भागीं। मैं भी जल्दी जल्दी समोसा निकल कर वहाँ पहुंची। प्रार्थना वाले मैदान में सामने काफ़ी लड़कियां खड़ी थीं। धीरे धीरे करके और भी वहीं जाकर जमा हो गईं, पर सभी खामोश सी, बोलती भी तो एकाध धीमी आवाज़ में। मैंने जानना चाहा कि क्या बात थी, पर आसपास किसी को भी कुछ नहीं पता था। औरों को आता देख वे सब भी चली आई थीं। औरों को चुप देख वे सब भी चुप थीं। औरों को फुसफुसाता देख वे भी फुसफुसाने लगी थीं। बस तभी मैथ्यूज़ बहन जी आ गईं। ज़बरदस्त भीड़ के बावजूद मिनटों में उनके आगे पहुंचने का रास्ता मिल गया। बड़ी बहन जी जो ठहरी, कुछ देर वहाँ कुछ बातचीत होती रही। हम सब अधीरता से प्रतीक्षा करती रहीं कि अब कुछ पता चले, अब पता चले। आखिर मैथ्यूज़ बहन जी ने बोलना शुरू किया। लड़कियां सांस रोककर सुनने लगीं। ऊपरी मंजिल की एक बीम अचानक गिर गई थी। इमारत देखने गई हुई 2 अध्यापिकाओं और एक लड़की को गहरी चोट लगी। वे बेहोश थीं। साथ ही अन्य 2 लड़कियां कुछ पीछे होने के कारण बच गई थीं। डॉक्टर पहुंच चुके थे। एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया जा चुका था। मैथ्यूज़ बहन जी ने हम सबसे कहा कि हम उन तीनों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। तभी वत्स बहन जी ने उनसे कुछ कहा और उन्होंने रीता अग्रवाल की छोटी बहन या उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाली किसी भी लड़की को अपने पास आने के लिए कहा। देखते ही देखते मेरे लिए रास्ता बन गया। 1700 लड़कियों के बीच केवल मुझे पुकारा गया था। इसके अतिरिक्त उन कुछ क्षणों में मैं कुछ न सोच सकी। मैथ्यूज़ बहन जी ने मेरा कंधा थपथपाया। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बिना कुछ समझे बूझे मैं हल्का हल्का मुस्कुराती रही कि सारी लड़कियों पर कितना रौब पड़ रहा होगा। फिर वत्स बहन जी मेरे साथ हमारे घर चलने के लिए तैयार होने लगीं। मूढ़ मता मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया। गली के बाहर रिक्शा छोड़कर उनके साथ मैं पैदल घर की तरफ चली तो देखती रही कि दाएं बाएं कौन कौन मुझे उनके साथ आते देख रहा है। तनी गर्दन लिए कनखियों से मैं हर दरवाजे की दरार के पीछे खड़े चेहरे का अनुमान लगाती रही। घर पहुंचकर जब उन्होंने अम्मा को ढांढस बंधाना शुरू किया, तब कहीं मैंने जाना कि सहगल बहन जी, भटनाकर बहन जी और दीदी के ऊपर बीम गिरी थी। सहगल बहन जी का नाम सुनकर अच्छा सा लगा। बहुत सताती थी सबको। आखिर भगवान ने दंड दे ही दिया। लौट कर आएंगी तो उम्मीद है अब सब हेकड़ी भूल चुकी होंगी। और अब कुछ दिन भूगोल की क्लास से भी छुट्टी। अब मैं भी जी भर झूला झूलूंगी। आधी छुट्टी में तो बड़ी बड़ी लड़कियां हाथ ही नहीं लगाने देती। सबसे ज़्यादा होमवर्क भी भूगोल में मिलता था। मज़ा आ गया। मैंने फिर सिर हिलाते हुए सोचा। पर दीदी, बहुत देर बाद मेरे भीतर ये जानकारी अपने पूरे एहसास के साथ घुसी कि दीदी, मेरी प्यारी दीदी, गंभीर रूप से घायल हुई थीं और बेहोश थीं।
अम्मा जैसी की तैसी वत्स बहन जी के साथ चली गईं। पड़ोस के मन्नू को भेजकर बाबूजी को बुलवाने के लिए मुझसे चलते चलते कह गईं। अकेले घर में मैं यहाँ से वहाँ छटपटाती घूमती रही। बाबूजी के आने तक मैंने 4 बार स्कूल की प्रार्थना दोहरा डाली थी, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ डाला था। मन में बार बार यही आता, हे भगवान मेरी दीदी को बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो। पूरी बहन जी ने बताया था कि बाबर की तरह सच्चे दिल से प्रार्थना करने पर भगवान जरूर इच्छा पूरी करते हैं। सूखे गले से मैंने बाबूजी को सारी बात बताई। उल्टे पैर वे अस्पताल दौड़े। घर में ताला लगाने के लिए 5 मिनट रुकना भी उन्हें भारी पड़ा। 5 दिन और 5 रात हम तीनों दीदी के पलंग के चक्कर काट काट कर उनकी जान के बदले अपनी जान ले लेने की प्रार्थना भगवान से करते रहे। पर बाबर की सी किस्मत शायद सबको नहीं मिलती। दीदी बिना कुछ भी कहे सुने हमें छोड़ गई। एक के बाद एक कई बहन जी अम्मा बाबूजी से मिलने आई, अस्पताल में भी और घर पर भी। मुझसे भी कुछ कहा था उन्होंने, पर मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं क्या हो गया था घर को कि सब कुछ असह्य लगने लगा था। एक दीदी के बिना घर किसी भूखे दानव की तरह मुंह फैलाए सा लगता था। कोई ना आता तो अपनी सांस भी भयावह लगती, और जब भी कोई आता था तो जैसे करुणा भरे हाथों से सिर थपथपाकर ही दुखती रग कुरेद जाता था। कभी अम्मा या बाबूजी की दयनीय आंखें मुझे तड़पा देती। अनजाने ही मेरे नन्हे से मन पर भय की एक छाप थी जो हर क्षण घनी होती जा रही थी। कहीं ये एहसास की दीदी नहीं रही। एक नया सा अर्थ लेकर बार बार उभरता था, तू छोटी नहीं रही। मेरा बचपन, मेरी निश्चिंतता, मेरा रूठना, मेरी चंचलता सभी तो दीदी से थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। कभी अम्मा के गले से लगकर बिलख पड़ती थी, तो कभी दीदी की तस्वीर के आगे घंटों चुपचाप बैठी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करती कि कौन जाने ये सजीव हो जाए या क्षण भर के लिए ही बोल पड़े। इन 5 दिनों में मैं शायद 5 साल बड़ी हो गई थी। अपने आंसू पोंछकर अम्मा को चुप कराती, बाबूजी को कस्में देकर खाना खिलाती। उन दोनों की हालत देखती तो मैं अपना दुख भूल जाती। एक रात दीदी मेरे पास आई, बड़ी देर सिरहाने खड़ी मुझे देखती रही। मैंने उनसे बोलने की कोशिश की तो मुस्कुरा कर मेरे सिर पर हाथ फेरकर चली गई। अम्मा ने कहा कि सपना देखा होगा, पर उस स्पर्श की सिहरन को तो मैंने बाद में भी जाने कितनी बार महसूस किया। जाने कैसे रह रह कर ये लगता था कि दीदी ना रहते हुए भी कहीं बहुत दूर नहीं हैं, वे मुझे ही देख रही हैं। मुझे हंसता देखकर हंसती हैं और मुझे उदास देखकर दुखी हो जाती हैं। आज तुम कहाँ हो दीदी? क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम होती तो क्या ऐसा न करती? इस सौदेबाजी के खिलाफ आवाज़ न उठाती? बोलो दीदी बोलो, कुछ तो कहो। जाने कितने सवाल मेरा भग्न हृदय उनसे पूछता रहा, पर जाने क्यों उस रात वे उस सुनहरे फ्रेम से बाहर नहीं निकली। सवेरा हुआ दुनिया के लिए। मेरे जीवन का सूर्य तो निकलने से पहले ही दुर्भाग्य की काली गुफाओं में कहीं खो गया। खुल जा सिम सिम का सा कोई जादू बाबूजी के पास नहीं था, जो अली बाबा बन वे बेटी की झोली स्वर्णिम किरणों से भर देते। घर आंगन में चारों ओर उदासी फैली थी। पिछली शाम जगह जगह सजाई हुई फूल मालाएं मेरे मन की तरह मुरझाई सी दिखाई दे रही थीं, जैसे मेरे हिस्से में पतझड़ ही शेष बचा हो। मेरा मन रह रहकर तड़पता रहा कि मेरे हिस्से में फूल क्यों नहीं, फूलों की महक क्यों नहीं। क्षण भंगुर ही सही उस मादक सुगंध की, उस मादक सौंदर्य की स्मृति भरी शेष जीवन काटने के लिए पर्याप्त होती, पर दर्शन की ऊंची ऊंची बातों में मैं अपने दर्द को भुला नहीं सकी। शायद भुलाना भी नहीं चाहा। क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या था? बस एक मासूम सा सपना ही तो था मेरा। सपना टूटने की वो कसक, वो टीस मुझे दर्द से पागल बनाए दे रही थी। बारात रात को ही लौट गई थी। धीरे धीरे बाकी सब भी खिसक गए। मोहल्ले भर में कई दिन तक चर्चा रही, बाप रे बाप ऐसी तेज लड़की। मुझे सबकी परवाह नहीं थी, भला गैर मेरी विवाहियों की पीर क्या समझते। पर मेरे बाबूजी मुझसे रूठे थे। इसको बीच में कूदने को किसने कहा था? 10 लोग मिलके कोई ना कोई हल निकालते ही सब करा धरा मिट्टी में मिला दिया। अब सब कुछ नए सिरे से फिर शुरू करो। लिया हुआ सामान और रुपया अब वे लौटाएंगे थोड़े ही। और मैं समझ बैठी थी कि बाबूजी मुझे शाबाशी देंगे कि मैंने उनका सिर किसी के आगे झुकने नहीं दिया। घर बाहर दोनों जगह मैं बुरी बनी, क्योंकि मैंने सामाजिक कानून अपने हाथ में ले लिया था। एक मूक दर्शक बन अपनी ज़िंदगी का सौदा होते मैं न देख सकी थी।
लड़की होकर भी मैंने पुरुष को अस्वीकार करने की धृष्टता की थी। मैं विद्रोहिणी थी, उग्र थी, असहिष्णु थी। और मैंने दीदी के सामने कसम खाई कि आज के बाद मैं किसी अन्याय के आगे नहीं झुकूंगी, किसी सामाजिक मान्यता की केवल इसलिए परवाह नहीं करूंगी कि उसका उल्लंघन करने पर मुझे निंदा मिलेगी। मैं वही करूंगी जो ठीक समझूंगी। यूँ भी यही समाज के ठेकेदार तो बड़े बड़े भाषण बांधते हुए कहा करते हैं, यश अपयश विधिहार। तो फिर क्या इनके वश में और क्या मेरे वश में। मैंने बीएड में दाखिला लेने का निश्चय किया। घर वाले जान गए थे कि इस हादसे के बाद मेरा विवाह होना आसान नहीं था। कौन ऐसी तेज तर्रार लड़की को अपनाएगा। अपरिचित शैतान की अपेक्षा परिचित शैतान बेहतर होता है। ये कहावत तो कब की पुरानी हो चुकी है। अपने पैरों पर खड़े हो सकने की क्षमता मेरे जीवन की अनिवार्यता बन गई थी। मैं कॉलेज जाने लगी, पर मुझसे पहले मेरी कीर्ति वहाँ पहुँच चुकी थी। क्लास में मैं किसी की भी आत्मीय ना बन सकी। शायद सभी को अपने सुरक्षित भविष्य की चिंता थी। मेरे नाम के साथ जुड़ जाने से अनेक परेशानियां खड़ी हो सकती थीं। व्यर्थ की उलझनों से बचकर निकल जाना ही बुद्धिमानी है। अक्सर मुझे लगता कि मेरे जाते ही जोर शोर से हो रही बातचीत बंद हो जाती, हंसी ठहाके रुक जाते। मैं जहाँ भी जाती मनहूसियत न जाने कैसे मुझसे 2 कदम आगे बढ़कर वहाँ पहुँच जाती। मैं अपनत्व के 2 बोल के लिए तरस गई, स्नेह स्पर्श के लिए तरस गई। धीरे धीरे मैं सबसे कटती गई, यहाँ तक कि स्वयं से भी। और तभी 19 नवंबर का वो दिन, कॉपी लौटाते समय डॉक्टर दीपक मिश्रा ने कहा था, प्लीज़ सी मी आफ्टर द क्लास। शायद एक बार और मुझे अपनी वीरगाथा दोहराना था। मैं मन ही मन काट छाँट कर अपनी ज़िंदगी की उस दुर्घटना को तरतीब से लगाती रही। आदि और अंत का सिलसिला सोचती रही। क्या जानती थी कि वो मुरझाए फूलों के लिए एक नई बहार का निमंत्रण था। अगले दिन से प्रैक्टिकल शुरू हो रहे थे। लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें लेकर निकली तो शाम हो चली थी। कॉलेज खाली सा था। स्टाफ रूम के बाहर ताला लटका था। कल मिलूंगी, मैंने सोचा। गेट सुनसान था। दूर दूर तक कोई रिक्शा नज़र नहीं आया। जो थे वे अपनी अपनी सवारियों को लेकर चल पड़े। मैंने पैदल ही चलना शुरू किया। थोड़ी दूर ही गई थी कि सामने से तेजी से साइकिल चलाते हुए डॉक्टर मिश्रा आते दिखाई दिए। बहुत देर हो गई, यहीं पास ही रहती हैं क्या? जी नहीं, रहती तो सराफा बाजार के पास हूँ। वो असल में आज रिक्शा वाला नहीं आया, इसी से। अच्छा अच्छा, कहिए कैसी पढ़ाई हो रही है? भूमिका की क्या ज़रूरत है, सीधे सीधे ही पूछ लीजिए ना। मन ही मन मैंने कहा, पर प्रत्यक्ष में बोली, जी कैसे बताऊँ, अच्छी न खराब, बस ठीक ठीक। अच्छा, आपके काम को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वो निबंध तो आपने बहुत अच्छा लिखा है। थोड़ी और मेहनत करें तो A1 बन सकता है। मैंने रिमार्क्स लिख दिए हैं, देखिएगा कुछ सुधार सकें तो। 1-2 किताबें दूंगा इसी विषय से संबंधित। अभी नहीं, कल स्टाफ रूम में रखी हैं, पढ़िएगा, मगर लौटाना ना भूलिएगा। वे हंसे थे। आपकी पकड़ अच्छी है, थ्योरी में फर्स्ट क्लास आ सकता है, बशर्ते कि आप इसी तरह मन लगाकर पढ़ती रहें। मुझे लगा कि भूमिका बन चुकी है, अब वो प्रसंग आने वाला ही होगा। जवाब देने के लिए मैं अपने को तैयार करने लगी। वे बोलते ही गए, मेरे बारे में नहीं, शिक्षा के बारे में, अनुशासनहीनता के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, परीक्षा प्रणाली के बारे में। सर, आप इस समय कहाँ जा रहे थे? भूमिका बहुत लंबी होती जा रही थी। मेरा धैर्य छूटने लगा था। प्रतीक्षा, और वो भी अप्रिय प्रसंग की, अजीब बात थी ना। पर मुझे लग रहा था कि वे पूछ लें, जान ही लें तो मेरे सिर पर झूलती तलवार तो हटे। जो होना ही है वो जल्दी से होकर ख़त्म हो तो जान सांसत में तो नाटकी रहे। मैं लाइब्रेरी जा रहा था। 4 से 7 तक का समय साधारणतया मैं वहीं बिताता हूँ। कोई किताब लिख रहे हैं क्या? किताब? अरे नहीं, घर में बैठकर बोर हो जाता हूँ, इसीलिए यहाँ आ जाता हूँ। भाभी जी आने देती हैं? उन्हें बुरा तो नहीं लगता आपका इतनी देर तक घर से बाहर रहना? बात खत्म करने के पहले ही मैं सकपक आ गई। मान लो अभी इनकी शादी हुई ही ना हो। मुझे तो कुछ भी मालूम न था। बताता भी कौन? ऐसी मूर्खता की बात सुनकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मन को अच्छी लगने वाली हर बात हमेशा हो ही जाती है क्या? वैसे वे यहाँ नहीं हैं। तभी तो मैं शरारत भरी आवाज़ में मुस्कुरा कर बोली, पर उनके मुंह पर गंभीरता ही चढ़ी रही। मैगज़ीन सेक्शन में जाती हैं कभी? उन्होंने बात बदली। जी कभी कभी। जाया कीजिए,
मेरी झिझक का अर्थ वे समझ गए थे। कई बार बड़े अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, एकदम लेटेस्ट। तभी सामने से एक खाली रिक्शा आता दिखाई दे गया और मैंने उनसे विदा ली। रास्ते भर मैं सोचती रही कि उन्होंने मेरे अतीत को क्यों नहीं कुरेदा, चाहा नहीं, या दूसरी बातों में उलझ गए। समय तो काफ़ी मिला था, अवसर भी था, चाहते तो पूछ सकते थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस शहर में ऐसा भी कोई था जो मुझे मेरे परिवेश से अलग करके, मेरी शोहरत को भूलकर मुझे मात्र एक विद्यार्थी, एक इंसान के रूप में भी देख सकता था। पर यह केवल संभव ही नहीं था, वास्तव में हुआ था। कैसे हुआ ये? मुझे रह रहकर अविश्वास होने लगता था। अगले दिन जब मैं स्टाफ रूम में पहुंची, डॉक्टर मिश्रा बैठे कुछ पढ़ रहे थे। उनका खाली पीरियड था। 2-3 अध्यापक गण भी बैठे थे वहाँ। फुर्सत से उन्होंने बातचीत की और पुस्तकें दी। आगे काम करने के लिए कुछ अन्य विषय भी सुझाए। बहुत दिन बाद किसी ने मुझ में, मेरे काम में रुचि ली थी। मैंने मेहनत से पढ़ाई शुरू की। पहले डिग्री पाना ही एकमात्र उद्देश्य था। अब अधिक काम करके मिश्रा साहब की प्रशंसा पा सकना भी पढ़ाई का एक प्रयोजन बन गया। धीरे धीरे पढ़ाई से हटकर भी बातचीत होने लगी। उन्होंने मेरे विषय में पूछा, अपने बारे में बताया। समझ एवं सहानुभूति की पृष्ठभूमि में पूछे गए उनके प्रश्नों ने मेरे घावों को कुरेदने की जगह कुछ भर ही दिया। एक तरह से देखा जाए तो जिंदगी ने उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। 17 साल का था कि घर वालों ने शादी ब्याह की बात शुरू कर दी। उन्हें डर था कि हॉस्टल में रहता हूँ, कहीं शहरी प्रभाव में बिगड़ ना जाऊँ। उनका भी क्या दोष? शहरी सभ्यता के कुप्रभाव के किस्से ही आज तक उन्होंने सुने थे। जो भी गांव से गया शहर का ही हो लिया। वहीं के संस्कार, वहीं के रीति रिवाज। बेटा हाथ से न निकल जाए, इस ख्याल से माँ ने उसकी नाक में नकेल डालने की सोची। घर में चांद सी दुल्हन राह देखती होगी तो बेटा कहाँ जाएगा? मैंने मना किया। मैं पढ़ना चाहता था। हाई स्कूल तक की भी भला कोई पढ़ाई होती है? मेरा निश्चय था कि कम से कम एमए तो करूँगा ही। लंबा सफ़र बाकी था। माँ को पढ़ाई जारी रखने से शिकायत ना थी। वे तो बस ये इत्मीनान करना चाहती थी कि बेटा बुरी संगत में ना पड़े, खानदान का नाम न डुबोए। इसके लिए अपनी समझ से सबसे उत्तम उपाय उन्होंने सोच लिया था। घर के सभी लोग माँ के साथ हो गए। उठते बैठते, सोते जागते बस एक ही रट। भाभी ने सुयोग कन्या जुटाने का वादा किया हुआ था। उनकी बुआ के जेठ की लड़की मिडिल पास थी। बहुत बड़ा खानदान था। माँ तो भाभी के मायके के लेन देन से ही बहुत प्रभावित थीं। भाभी का कहना था कि अपनी बुआ की ससुराल के आगे वे कुछ भी नहीं। झूठ नहीं कहूँगा, मेरा अपना मन ही कमज़ोर पड़ गया। नहीं तो क्या वे मुझ पर कुछ जोर ज़बरदस्ती कर सकते थे? मेरे भीतर भी कहीं एक मीठी तड़प अंगड़ाई लेने लगी थी, किसी को अपना बना लेने की, किसी का बन जाने की। दीवारों पर लगे पोस्टरों में, सिनेमा हॉल के रजत पट पर प्रणयबद्ध युगलों को देखता तो मेरी शिराएं तनने लगती। पुस्तकों में प्रणय प्रसंग पढ़ता तो शरीर कसमसा जाता। चाचियाँ नई नई उगी मूछों को लेकर मुझे छेड़ती तो मन में कहीं अच्छा लगता। छोटी बहन या बुआ को अपने संरक्षण में कहीं लाना ले जाना मुझ में पुरुष होने का गर्वीला एहसास भर देता, और मैं मान गया था। बाद में कहीं मेरा इरादा न बदल जाए, इस डर से माँ ने पहली संभव साइट पर ही शादी की तारीख तय कराई। भाभी ने 2-3 चक्कर बुआ के ससुराल के लगाए। मैं दूल्हा बन चल दिया अपनी जीवन संगनी को लाने। राधा के विषय में भाभी ने शायद गलत नहीं कहा था। वो सचमुच मुझे पूनम का चांद लगी थी। मैं ही क्या, माँ भी राधा पर पूरी तरह निहाल थी। धर्म कर्म में उसकी निष्ठा देखकर माँ फूली नहीं समाती। तड़के उठकर कुएं के पानी से नहाना, फिर देर तक लंबी पूजा। सूर्य देवता और तुलसी को नियम से जल चढ़ाना भी वो कभी ना भूलती। राधा बचपन में ही अपनी माँ को खोकर दादी के संरक्षण में ही पली बड़ी थी। दादी के ही सब संस्कार मिले थे उसे। माँ ने सपने में भी कल्पना की होगी तो राधा जैसी बहू की होगी। माँ से भाभी को यही तो एक शिकायत थी कि धर्म के प्रति उनका रुझान नहीं के बराबर था। भाभी का बस चलता तो मंदिर में भगवान के आगे सिर नवाने भी न जाती। माँ का मन रखने के लिए ही वे इतना भर कर लेती थी। राधा ने जल्दी ही माँ का ही नहीं, मोहल्ले भर की उनकी सब सखियों का भी मन मोह लिया। नई उम्र की सब लड़कियों एवं बहुओं को राधा की मिसाल दी जाने लगी। इसे कहते हैं असली पढ़ाई। क्या भक्ति है, वाह! आरती करती है तो मुँह कैसा दीप्त पाता है। तुम लोगों की तरह नहीं कि 4 अक्षर पढ़ लिए तो भेजा ही फिर गया।
राधा सही अर्थों में राधा बन जाना चाहती थी। बचपन से ही उसने स्वयं को पूजा घर में प्रतिष्ठित कृष्ण जी को समर्पित कर दिया था। पोती को कुराह पर जाने से बचाने के लिए दादी को शायद यही उपाय आसान लगा हो। भगवान कृष्ण ही उसके सर्वस्व थे, मीरा उसकी आदर्श। अपना तन मन धन सभी कुछ उन्हें अर्पित कर चुकी हूँ। पहली मुलाकात में कहा गया उसका ये वाक्य मैं आज भी नहीं भूला हूँ। 15 साल की लड़की की समझ पर क्रोध तो क्या आना था, हंसी अवश्य आई थी। तब तो यही सही लगा था कि उसके शब्द रटे रटाए वाक्य से अधिक और कुछ भी नहीं। मेरी कल्पना में तो सब रूमानी प्रेम संवाद और रूमानी समर्पण ही बसे थे, जो मैंने सिनेमा के पर्दे पर देखे थे और किताबों में पढ़े थे। पर राधा जिस माहौल से आई थी वहाँ तो फिल्म का मतलब था छिछोरापन, और उसका नाम भी जबान पर लाना बुरा था, खास तौर पर एक लड़की के लिए। राधा को पूरी तरह पाकर भी मुझे कहीं कुछ कमी लगती रही थी, जिसे मैं उस समय कोई नाम नहीं दे पाया था। बहुत समय बाद उसे समझने का प्रयत्न किया तो लगा कि राधा के आत्मसमर्पण में शायद एक कर्तव्य की भावना थी, मात्र कर्तव्य की भावना। वो प्रेमिका का उपड़ता हुआ प्यार नहीं, जो तरुणाई में बौराया हुआ मेरा मन पाना चाहता था। सुबह आंखें खोलता तो उसे नहाए धोए अक्सर तुलसी की परिक्रमा देते हुए देखता था। तुलसी को माथा झुकाकर जब वो आती तो उसके शांत स्निग्ध चेहरे को देखकर मेरा मन अनायास ही उसे अपनी बाहों में भर लेने को हुआ था। पर वो सब कुछ अनदेखा करती सी कुछ दूरी बनाए रखते हुए आकर मेरे पैरों पर झुक जाती, मेरा बढ़ा हुआ हाथ परे हटाती सी। ये क्या करते हैं आप, ना नहाए ना धोए, कहती हुई वो पीछे सिमट जाती। जहाँ एक ओर उसका आचरण मेरे अहम को कुछ ऊंचा उठाता था, वहीं दूसरी ओर मेरे प्यासे मन को ठोकर भी मारता था। मैंने उसे बहुत समझाना चाहा था। अपनी दादी से पाए संस्कारों को ससुराल में अगर माँ ने बढ़ावा न दिया होता तो शायद वो मेरी बात सुन पाती, लेकिन माँ से मैं क्या कह सकता था। माँ के लिए सुशील पुत्र वधू का मतलब एक ऐसे मूक प्राणी से था जो उसकी हर आज्ञा का पालन ही नहीं, बल्कि दिन का प्रारंभ एवं अंत भी उसकी चरण रज में रचे बसे आशीर्वाद से करे। यही तो हमारे देश में सुवधू का मापदंड रहा है। पति को भरपेट भोजन करा पाना पत्नीत्व का चरम लक्ष्य है। लेकिन मैं माँ से कैसे कहता कि घंटों उसके पैर दबाकर और उसके आशीर्वचनों को पलकों पर उठाकर राधा जब रात बीते मेरे पास आती है तो मसालों की गंध से भरा और हल्दी से रंगा चुंगा उसका सामीप्य मुझमें ललक नहीं, अजीब सी वितृष्णा जगाता। 2-4 बार प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मैंने उससे रात्रि स्नान की भी बात की, पर उसने तो सुनते ही कान पर हाथ रख लिए। हाय दैया, हमें निमोनिया कराएंगे क्या? उसको किसी दूसरी तरह समझाने के लिए मैं उपयुक्त शब्द ढूंढ ही रहा होता कि तब तक तो उसके खर्राटे ही शुरू हो चुके होते। क्या इसी के लिए मैंने अपना हट त्यागा था? क्या प्रेम के इसी रूप के सपने संजोए थे? बात बड़ी अजब सी लगती है। आज के इस युग में भी कोई दीवानगी की हद तक पूजा अर्चना में लीन हो सकता है। विश्वास करना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। पर सच मानो गीता, इस सब में एक शब्द भी अतिशयोक्ति नहीं है। याद आता है कि मेरी नानी भी राधा से विशेष भिन्न नहीं थी। वे भी यूं ही सुबह सुबह नहा धोकर पूजा के कमरे में जाती तो निकलने का नाम ही न लेती। घर में 3 मामियाँ थीं, उनके लड़के लड़कियाँ थे, घर चलता रहता। नानी को इसी बात का गर्व रहता कि जहाँ सारा घर 8 बजे नाश्ते पर टूट पड़ता है, वे 11-12 बजे तक उपासी रहकर नियम से पूजा पाठ करती हैं और गोपाल जी को भोग लगाकर ही अन्न का दाना मुँह में डालती हैं। नाना जी के बारे में कुछ सोचने की तो वो हमारी उम्र थी ही नहीं, पर अब जरूर कभी कभी उनके अकेलेपन की बात ध्यान में आती है। तब तो लगता था कि नानी दादी तो बनी ही पूजा पाठ के लिए हैं, पर तब ये कब सोचा था कि मेरी अपनी पत्नी ऐन सुहाग रात के दिन भगवत समर्पण की बात करेगी और मीरा की दुहाई देगी। सच तो ये है कि आज राणा से भी मुझे पूरी हमदर्दी है। मीरा को किताबों में पढ़ना एक बात है और घर में पत्नी के रूप में झेल पाना दूसरी। एक बार राधा से पढ़ाई की बात भी चलाई थी। माँ को मैं मना लूँगा। बिना कुछ भी जवाब दिए बड़ी देर तक वो मुझे एकटक देखती रही थी। उस रीति दृष्टि में और जो भी रहा हो, मुझे समझ पाने की या मेरी तरह सोच पाने की चेष्टा तो किंचित भर भी नहीं थी। बोलो ना, आगे पढ़ोगी तुम? अपने समस्त अरमान शब्दों में ढालने की मैंने कोशिश की थी।
राधा ने जो जवाब दिया उसी का मुझे डर था। कुछ मुस्कुराते हुए उसने बताया कि चिट्ठी पत्री वो अच्छी तरह पढ़ लिख लेती थी। ददिहाल में तो पड़ोसियों की सारी चिट्ठी वही पढ़ा करती थी। चिट्ठी पत्री बाँचने की क्षमता को पढ़ाई का पर्याय समझकर पूर्ण संतोष की इस अनुभूति में बाधा पहुंचाना न सरल था न उचित। मैंने अपने को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चुपचाप हॉस्टल चला आया। साथी बधाई देते, हंसी मजाक करते, मैं मुस्कुराहट का मुखौटा लगाए उनको धोखा देता रहता। पर अपने को कब तक धोखा देता? मन में एक क्षीण सी आशा थी कि शायद समय के साथ साथ मेरे प्रति राधा की वो उदासीनता समाप्त हो जाएगी। जीवन सत्यों से, या सही कहूँ तो शरीर सत्यों से परिचित हो, वो अपना रवैया बदल देगी। पर वो मात्र मेरा भ्रम था। कई बार बीच बीच में घर गया। हर बार फड़कती शिराएं फटने को हुआईं और मैं मसालों की गंध भी भूल गया, पसीने की दुर्गंध भी और राधा की उदासीनता भी। पर एक ठंडी शिला के पास जाने पर कैसा महसूस होता है, ये तो कोई प्यासे से छटपटाता युवा मन ही जान सकता है। उमकती लहरों का निमंत्रण सागर इस विवशता से स्वीकार करे कि यह भी उसकी नियति है, तो लहरों के पास तट पर पछाड़ खाकर लौट जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। झमाझम बरसते मेघों को धरती स्वयं अपनी प्यास बुझाने के लिए, वरन मात्र इसलिए सोखे कि ऐसा किए बिना कोई चारा नहीं, तो घुमड़ते मेघों का हवा के झोंकों के साथ दूर आकाश में बिखर जाना क्या अधिक स्वाभाविक, अधिक श्रेयस्कर नहीं? नदी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मेरे लिए तो मात्र उतनी ही थी जितनी मेरी अंजलि में समाती। पर समूची नदी को अपने भीतर समोने की भरसक कोशिश के बाद भी हर बार मेरी अंजलि पानी से बाहर निकली तो रीति की रीति। राधा को पाने का मेरा प्रयास और राधा का मुझे झेलने का विवश क्रम काफ़ी समय चला। इसी बीच भाभी ने बधाई देते हुए निकट भविष्य में ही अपने ताईजी बनने की खुशखबरी लिख भेजी। मैं प्रसन्न था, रोमांचित, लगा अब सब ठीक हो जाएगा। राधा ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, पर घर भर में सबकी खुशी देखने लायक थी। माँ ने गांव भर में लड्डू बंटवाए, भाभी यशोदा बनी घूमी, ब्याहियाँ गाने के लिए औरतें इकट्ठी हुईं, तो भतीजों की बलैया ले लेकर रत्ना रात भर झूम झूम कर नाचती रही। मेरा मन भी नाचा था, किलकारियाँ भरते 2 नन्हे मुन्नों की कल्पना करके। कल्पना में राधा भी बदली बदली लगी थी, एक नए अंदाज में इठलाती सी, शर्माती सी। बावरा मन फिर पंख फैलाने लगा। पंकज मलयज को देखने मैं छुट्टियां होते ही घर गया था। प्यारे प्यारे गोल मटोल से, देखो तो देखते ही रह जाओ। अपनी माँ पर जो गए थे, राधा भी निखर गई थी। अब तो उसकी गोद में ही चांद सूरज हंसते खेलते थे। पर मेरे आकाश का सूरज, खुले आकाश का मेरा अपना सूरज, वो राधा से और भी दूर चला गया। बल्कि ये कहना अधिक ठीक होगा कि राधा के संसार में अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। पहले कभी था, वो भी कौन जाने, पर अब तो राधा के लिए ना उसका कोई अस्तित्व था ना महत्व। मेरे भीतर ये कोयल इंतज़ार करते करते एक दिन बौरा गई, इसी आस में कि किसी दिन तो बसंती बयार चलेगी, किसी दिन तो पेड़ बौर से भर जाएंगे और झूम झूम कर कुहू कुहू करते हुए उसका जीवन सार्थक होगा। पर नहीं, एक एक कर मन के शेष सभी पक्षी अचानक उड़कर न जाने कहाँ खो गए। चातुर्मास करने के लिए एक स्वामी जी गांव में आए हुए थे। बहुत से लोग उनका प्रवचन सुनने रोज ही मंदिर जाते। माँ भी जाती, राधा भी। बच्चों को उनकी बुआ और ताई संभाली लेती थी। ये प्रबंध शायद राधा के लिए रुचिकर था, भाभी के लिए भी। प्रस्थान का समय आया तो स्वामी जी ने सब भक्तों से कोई न कोई व्रत लेने के लिए कहा। किसी ने प्रतिदिन मंदिर आने का व्रत लिया, तो किसी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, किसी ने कंदमूल छोड़ दिए, तो किसी ने चैत्यालय की पक्की इमारत बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रतिज्ञा कर डाली। सुनने पर पहली प्रतिक्रिया तो बात को मजाक में ही उड़ा देने की हुई थी, ये उम्र और ये संकल्प। पर शीघ्र ही पता चल गया कि राधा ने पूरी तरह सोच समझकर ही व्रत लिया था और वो उसे निभाने के लिए भी कृत संकल्प थी। जितना इस विषय में सोचता, उतना ही क्रोध के दलदल में धंसता जाता। राधा को भी समझाता, पर उसका तर्क सीधा साधा था। विवाह तो बच्चों के लिए ही किया जाता है, 2 बेटे एक साथ ही दे देने के पीछे जरूर भगवान की कोई मंशा रही होगी। भगवान की मंशा कब और क्या होती है, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि आज तक न जान पाए। मेरी और राधा की तो बिसात ही क्या। इस विषय पर आगे बातचीत की निरर्थकता का ही एहसास नहीं,
राधा के जीवन में स्वयं अपनी निरर्थकता का एहसास लिए उस बार मैं वापस छात्रावास लौटा था। एकाकी मन किसी से कुछ कह भी तो नहीं सका। किनारे किनारे छायादार पेड़ों के रहते भी तपती धूप झुलसा दे, ये किसी को समझा पाना आसान होता है क्या? सावन की रिमझिम फुहार हो और बीच सड़क पर खड़ा त्रसित मन तन बूंद भर पानी के लिए तरस जाए, ये कोई समझ सकता है क्या? और अनजाने ही मन दूसरी राह पर मुड़ता चला गया। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि ग्रीष्मावकाश में भी घर न जाता, कोई दूसरा कोर्स शुरू कर देता। इसी चक्कर में टाइपिंग सीख गया, स्पीड भी बन गई। टाइपिंग स्कूल वाले से खासी दोस्ती भी हो गई। अचानक पाया कि मैं स्वावलंबी हो सकता हूँ। कई एक थीसिस टाइप की, एमए करने के बाद घर वालों का विरोध करके भी रिसर्च शुरू कर दी और फिर यहाँ आ गया। बीच बीच में घर गया था बच्चों को देखने, माँ से मिलने, भैया भाभी से मिलने, बहन रत्ना से भी कभी कभी वहीं मिलना हो जाता। वो भी छुट्टियों में ही ससुराल आ पाती थी। बाबूजी के स्वर्गवास पर तो पूरे 20 दिन वहीं रहा। झूठ क्यों कहूँ, राधा को देखने का भी मन करता ही था, पर उसकी देह का आकर्षण अब समाप्त हो चुका था। नहीं, नफरत नहीं, कुछ उदासीनता का सा भाव उसके प्रति आ गया था। असंप्रक्त दृश्य से मैं उसे देखता, उससे बोलता। शायद शारीरिक भूख समझौता कर चुकी थी या मर चुकी थी। राधा इस प्रबंध से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। वो मेरा अनिष्ट चाहती हो ऐसा तो मैंने नहीं समझा, पर इस अलगाव से उसे जोगन बन जाने की पूरी छूट मिल गई थी। कभी राधा कभी मीरा बनी वो पूरे मनोयोग से अपने इष्ट देव की साधना में लगी रहती थी। और अलगाव भी कहाँ, भरी पूरी ससुराल में चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ते दो नन्हे मुन्नों की देख रेख में वो किसी से भी अलग कहाँ थी। साथी की तलाश में फिरता मेरा मन ही शायद पागल था। नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। शायद पहले कभी रही हो, पर अब नहीं। सोचने समझने की सामर्थ्य आने पर मैंने पाया कि वो क्रोध की नहीं, दया की पात्रा है। फिर उसका बचपन भी अजीब तरह से बीता। माँ तो थी नहीं, दादी के साथ ही रही। उन्हीं के आचार विचार बेचारी ने ले लिए। उन्हीं के साथ हर समय राधा भी पूजा पाठ में लगी रहती। जो भी दादी ने सिखाया उसने सीख लिया। बंधे बंधाए पारंपरिक वातावरण में उसकी अपनी कोई स्वतंत्र बुद्धि विकसित नहीं हो सकी। और इसमें क्या आश्चर्य और क्या उसका दोष। चिट्ठी लिखना पढ़ना आ गया था तो उसके घर वालों ने समझा कि लड़की के लिए बहुत काफ़ी है। मास्टर लगाकर प्राइवेट परीक्षा दिलवा दी। पास फेल कौन पूछता है। राधा का इसमें भी क्या दोष था। बस इस सब प्रसंग में एक ही बात गलत होने से रह गई। बीए करने पर जब दूसरे शहर गया कि साथ के लड़कों ने पूछा शादीशुदा हो या कुंवारे। एक बार मन में आया कि कौन जानता हूँ, कह दूँ कुंवारा। डर था कि फिर वे पत्नी के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। पर भगवान को लाख लाख धन्यवाद है कि ऐसी दुर्बुद्धि देर तक नहीं टिकी। मैंने उन्हें सच ही बताया। झूठ बोलने पर शायद बहुत ही कुचक्रों में फंस जाता, जिनसे निकलना बाद में मुश्किल होता। मलयज पंकज वहीं है, यहाँ लाकर भी क्या करता। अकेला मैं उन्हें संभालता कैसे। राधा को यहाँ आने के लिए मजबूर करना उसके प्रति सरासर अन्याय होता। वहाँ इतने लोग हैं, उन्हें कोई कमी नहीं होगी। बच्चे प्राइमरी वहाँ से कर लें, फिर कहीं हॉस्टल में भेज दूंगा। आगे उनकी किस्मत। एक समय था जब मैं पुरुषार्थ के बल पर दुनिया बदल डालने की हिम्मत रखता था, पर अब ठेठ भाग्यवादी बन गया हूँ। नहीं तो अपनी ज़िंदगी के इस मजाक को भला क्या नाम दूँ। पहले समझता था कि जीवन में हर त्रासदी के पीछे कोई एक दुष्ट व्यक्ति होता है। फिल्मों में खलनायक को षड्यंत्र रचते देखता तो सोचता बस किसी तरह संसार से इनका सफाया हो जाए तो इस धरती पर स्वर्ग ही स्वर्ग हो। पर अब जान पाया हूँ कि भले लोगों के रहते भी जीवन में सुख ही हो, आनंद ही हो, ये कतई आवश्यक नहीं। नेक इरादों के बावजूद नेक लोग एक दूसरे के दुख का कारण बन जाया करते हैं। एक अदद विशुद्ध खलनायक का होना जीवन में अप्रियता के लिए जरा भी आवश्यक नहीं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसे नाटकीय मोड़ लेती हैं कि स्वयं में भोले भाले सीधे साधे लोग भी एक के बाद एक दुर्घटना का शिकार होते चले जाते हैं। वरना बुरा मैं भी नहीं था, राधा भी नहीं, शादी तय कराने वाली भाभी भी नहीं, और पोती में धार्मिक संस्कार डालने वाली राधा की दादी भी नहीं। वे यहाँ क्या कभी नहीं आई? मैंने पूछा। आई क्यों नहीं? 2 बार बीमार पड़ा तो राधा ने आकर देख रेख की। पति सेवा की शायद उनकी धारणा यही है कि उसके प्राण बचाए रखो।
शारीरिक अस्वस्थता स्वयं दिखती है, मानसिक रोग देखने पड़ते हैं। आपने वापस लौटने को कहा था? नहीं, अपने पास यहाँ ठहरने को भी नहीं कहा। रागात्मक संबंध ही खत्म हो गया हो तो रुकना क्या और जाना क्या? वैसे रोकता भी तो रुकती, इसमें मुझे संदेह है। रुकती भी तो शायद मन मार कर। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता रहता। उसको यहाँ परेशानी भी बहुत थी, मेरी देखभाल, घर का सारा काम। मैरी को तो उसने पहले ही दिन हटा दिया, क्योंकि उसके हाथ का पानी भी वो नहीं पी सकती थी। 2 कमरे के मेरे मकान में उसे पूजा पाठ में भी तकलीफ़ थी। आपने फिर उन्हें पढ़ाने की कोशिश नहीं की? पढ़ाने की? उससे जी भर कर मन की बात करने की कोशिश ही कभी सफल नहीं हुई। उनको पता नहीं कि इस सब से आप दुखी होते हैं? आपको दुखी देखना तो वे हरगिज़ नहीं चाहेंगी। ये मैं जानता हूँ, पर उसका ख्याल है कि मैं अपनी ही हठधर्मी के कारण दुखी होता हूँ। हम सबका लोक परलोक सुधारने के उसके संकल्प में गलत क्या है जिसे वो त्यागे? भक्तिभाव, पूजा पाठ। मीरा सदृश पत्नी का महत्व मैं न समझ पाऊँ तो ये मेरा दुर्भाग्य। राधा को कैसे समझाऊं कि कृष्ण विभोर मीरा सिनेमा के पर्दे पर या कोर्स की किताबों में ही दर्शक श्रोता का मन हरती है, घर के भीतर पत्नी रूप में नहीं। गांव में बीता बचपन, हॉस्टल में बीता शैशव और यौवन, बेमेल विवाह, अनुदार पत्नी, बहुत कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा, घरेलू जिंदगी में व्याप्त असंतोष और निराशा, कहीं भी तो निकास नहीं था। तब भी ये लौह पुरुष जिए जा रहा था, धीर गंभीर मुस्कान लिए, हंसते हुए। पहली बार मैं किसी पुरुष के समक्ष नतमस्तक हुई। क्या सचमुच ऐसे भी इंसान होते हैं? उन्होंने मुझे भी जीना सिखाया, हंसना सिखाया। मानो बरसों बाद मैंने मुक्त हवा में सांस ली। बोझिल पलकें बरसों बाद हल्की होकर मुंदने लगीं तो अनजाने ही एक नन्हा सा सपना भी वहाँ कैद हो गया। हजारों रातें मैंने करवट बदल बदल कर काटी थीं। आंखों में वो सपना लेकर लेटी तो मन हल्का होकर एक नए आकाश में उड़ता मंडराता रहा। दीपक को भीतर छुपे बैठे सपने के बारे में बताया तो परेशान हो उठे। पागल हुई हो, तुमसे कुछ भी तो छुपा नहीं है। फिर भी मेरा निश्चय अडिग था। सब कुछ जानती थी, तभी तो बावरे मन को इतनी छूट दी थी। मैं शादीशुदा हूँ भाई, 8 साल के 2 बच्चों का बाप। तुम समझती क्यों नहीं? उन्होंने अपनी समझ में काफ़ी तगड़ा तर्क प्रस्तुत किया था। जानती हूँ, मेरा सपाट जवाब था। जानती होती तो ये पागलपन थोड़े ही करती। जानती हो तो समझ नहीं रही हो, कुएं में कूदना चाहती हो। कैसे समझाती उन्हें कि कुएं से निकलना चाहती थी। बहुत दिन बाद एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा था, उसी को पकड़कर बाहर आना चाहती थी, बगैर एक भी पल नष्ट किए। कुएं में कूदना चाहती हो? मुझे चुप देख कर उन्होंने दोहराया। नहीं, सागर की तरफ बढ़ना सरिता का स्वभाव ही नहीं, नियति भी है। पर मैं जानते बूझते तुम्हें ऐसी नादानी नहीं करने दूंगा। भावुकता के कारण तुम शांत होकर कुछ सोचना समझना ही नहीं चाहती। उन्होंने जैसे अपना निर्णय सुना दिया। उनकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। तय हुआ कि परीक्षा समाप्त होने तक मैं ये बात फिर कभी नहीं दोहराऊंगी, मन में भी नहीं लाऊंगी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि तब तक ये भूत मेरे सिर से उतर चुका होगा। परीक्षा हो गई, परिणाम भी घोषित हो गया। मुझे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में प्रथम श्रेणी मिली, साथ ही अपने ही विद्यालय में नियुक्ति भी। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ ही मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अम्मा बाबूजी का कहना था कि मेरी उच्छृंखलता बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्या था, पर मुझे लगता था कि मुझे अपना रास्ता मिल गया है और अपनी बातों में उनकी रोक टोक मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। शायद ये भी हो कि कुछ ही बरस पहले कहे हुए उनके कठोर शब्दों के लिए मैंने बाबूजी को कभी माफ़ नहीं किया था। अड़ोस पड़ोस की परवाह करना तो मैं कभी का छोड़ चुकी थी। अब मैं खुलेआम दीपक से बात करती, उनके साथ घूमती। उनके सानिध्य की प्यास जितना ही बुझाती वो बढ़ती जाती। वे कभी कभी मुझे लेकर परेशान होते, मेरे भविष्य की सोचकर परेशान होते, पर मैं आंखें होते हुए भी अंधी बन गई थी। विवाह अथवा विवाहजन्य सुरक्षा जैसी कोई चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी। उनके साथ रहने में जो सुख मिलता था उसी का नशा मुझ पर छासा गया था। एक ऐसे कगार पर आ खड़ी हुई थी मैं, जहां अपने ही क्रियाकलापों के परिणाम के विषय में सोचने से मन कतराता हो। आंखें मूंदे मैं उनका हाथ पकड़े आगे बढ़ी जा रही थी। यूँ भी खोने के लिए मेरे पास था ही क्या? सुनहरा भविष्य, सुशीला होने का सामाजिक प्रमाण पत्र।
मैं पूरी तरह से निडर हो गई। समाज को दिल बहलाव का एक साधन और मिल गया, चर्चा का चटपटा विषय। एक कुंवारी लड़की की तो छींकों का भी हिसाब रखने का मोहल्ले भर को अधिकार होता है। फिर यहाँ तो स्थिति बहुत गंभीर थी। मैं कब घर से निकली, कब लौटी, किस दिन क्या पहना, किस दिन कहाँ देखी गई, किस किस से बात की, कितनी देर तक बातें की, सब बातों का पूरा लेखा जोखा कई स्वनाम धम्य समाज सुधारकों के पास रहने लगा। उस दिन सुबह से ही पानी बरस रहा था। 10 बजते बजते तो झड़ी ही लग गई। एक बार मन आया कि छुट्टी ले लूं। फिर सोचा कि ऐसे मौसम में पढ़ने को कोई आएगा ही नहीं। 2-4 विद्यार्थी आ भी गए तो पढ़ाई नहीं हो सकेगी। तब बेकार में एक छुट्टी गंवाने से फ़ायदा। ये लालच भी था कि दीपक से बात करने के लिए शायद पूरा दिन ही मिल जाए, शायद उनकी क्लास भी ना लगे। मेरा अनुमान सही था। जो इन्हें गिने विद्यार्थी आए भी, वो सीधे चाय पीने कैंटीन चले गए। लड़कियां भी मात्र अटेंडेंस चाहती थीं, लेक्चर नहीं। ऐसे मौसम में उनका पढ़ने में जरा भी मन नहीं था। मन हुआ कि पूछूं फिर आई क्यों, घर में आराम से बैठती। रिक्शा के पैसे भी खर्च किए, कपड़े भी भिगोए, पर पूछा नहीं, ये सोचकर कि कहीं वे किताबें खोलकर बैठी न जाएं। अपना दायित्व निभा रजिस्टर लॉकर में रख मैं स्टाफ रूम में पहुंची। वहाँ कुछ और अध्यापकों के साथ दीपक भी थे। पास रहकर भी बहुत दूर होने का एहसास मुझे बराबर बेचैन करता रहा। कई घंटे बीत गए, पानी नहीं रुका। कम जरूर हो गया था। कॉलेज में गिने चुने लोग ही बचे थे। तय हुआ कि दीपक को छोड़ती हुई मैं घर चली जाऊंगी। रिक्शा वाले भी तो वर्षा से घबरा कर घरों में दुबक गए थे। दीपक उस दिन साइकिल पर नहीं आए थे, आ भी नहीं सकते थे। चपरासी रिक्शा तय करके लाया। हम दोनों को साथ जाते देख एक साथ कई भ्रकुटियाँ तनी। मनी मन हंसती पर्स झुलाती मैं बाहर निकल आई। दोनों साथ रिक्शा में बैठे तो कई जोड़ी आंखें अचरज से फैलकर माथे तक उठ गईं। सबको अनदेखा करते हुए मैं रिक्शा वाले को रास्ता बताने लगी। मुझे भयभीत होना चाहिए था ना, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जानी चाहिए थी। तेज तो वो हुई थी निसंदेह, पर समाज में उठने वाले बवंडर के भय से नहीं, अपने मर्यादा पुरुष के साथ होने से। अजीब बात थी, दूसरों को परेशान करने में मुझे सुख मिलने लगा था। कभी कभी मैं जानबूझकर औरों को चिढ़ाती, सामाजिक निषेधों का बार बार उल्लंघन करती, कई बार अन्य विकल्प होते हुए भी। पर पीड़न सुख इसी को कहते हैं क्या? क्या सचमुच ही यह पर पीड़न सुख था? कभी कभी लगता मैं स्वयं को इस तरह छल ही तो रही हूँ। पीड़ा तो मैं स्वयं पा रही थी। ऐसे ऐसे काम करती कि दूसरे मुझे भला बुरा कहें, मेरी उपेक्षा करें, मुझसे कतराएं। परंतु इस सब के प्रति पूरी तरह लापरवाही भी दिखाती थी। पर फिर एकांत क्षणों में अक्सर दिल के किसी कोने से रोने की सी आवाज़ क्यों सुनाई पड़ती थी मुझे क्या हो गया था? किस ढलान पर बही जा रही थी मैं? कॉलेज क्षेत्र से बाहर आ जाने पर दीपक ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरे सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। काले आसमान में गरजते बादल, कौंधती बिजली, रिमझिम बरसती फुहार, सिर झुकाए खड़े पेड़ पौधे, चारों ओर एक नशीला सा वातावरण था और मैं तन्मय होकर उस गीत को सुन रही थी जो मेरा मन गा रहा था। उनका मकान कब आ गया पता ही नहीं चला। वे उतरे, कुछ कहा भी उन्होंने। सम्मोहित सी मैं उन्हें ताकती रही। अचानक मैंने सुना मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है, एक अनोखी सी आवाज़। उसने रिक्शे वाले से कहा कि बस आगे नहीं जाना है। मैं कुछ समझूं बूझूं उससे पहले ही मैं रिक्शे से उतर चुकी थी। मेरे शरीर पर मेरा कुछ भी बस नहीं रहा था क्या? हाथों ने पर्स खोला। पूरे पैसे पाकर रिक्शा वाला चुपचाप चला गया। दीपक चकित से ये सब देख रहे थे। भाड़ा चुकाने के लिए कहने की औपचारिकता भी उन्होंने नहीं निभाई। वे तो ऐसी भूल करने के आदी नहीं, तो क्या उनकी हालत भी मुझ जैसी ही थी? बारिश रुक गई थी। हवा के थपेड़ों से आसपास के पेड़ों के पत्ते हिलते तो ढेर सारी पानी की बूंदें एक साथ हमें भिगो देती। अब तक सूरज भी निकल आया था। धुले धुले से शुभ्र नीले आकाश में चमकता वो सुनहरा गोला। सुनहरी धूप तन मन दोनों को ही सहला गई। जाने कितनी देर तक हम चुपचाप खड़े रहे, एक दूसरे को देखते हुए। मन फिर से त्रसित हो उठा। यकायक मौन ने मुखर हो कुछ कहा। दीपक ने आगे बढ़कर कमरा खोला। दूर क्षितिज में झिलमिलाते इंद्रधनुष के सतरंगी सम्मोहन को अपने में समेटे मैं भीतर चली गई। एक औसत आकार का साधारण सा कमरा, दीवान नुमा फोल्डिंग सोफ़ा,
किताबों से भरी अलमारियां और मेज, सुबह जल्दी में किए गए नाश्ते का प्रमाण, खाली रखे कप प्लेट और चिड़ियों द्वारा अधखाया सा टोस्ट का एक टुकड़ा दे रहे थे। बैठो, आज सुबह मेहरी भी नहीं आई, रात की सारी आंधी यहाँ अभी तक जमा है, उन्होंने झाड़न से सोफा पोंछते हुए कहा। तब मुझे ध्यान आया कि सचमुच वहाँ धूल की मोटी सी परत जमा थी। चाय पियोगी? सामने की कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने पूछा। नहीं, मैंने सिर हिला दिया। मेरा मन कहीं और था। उनके घर में होने का एहसास, उनके पास होने का एहसास और उस एकांत का एहसास जो मेरी धड़कनों को तेज किए जा रहा था। मौसम की सतरंगी लहरों का एहसास मुझे अपने में डुबो देने को मचल रहा था। दीपक एकटक मुझे देखे जा रहे थे। उनकी आंखों से निःशब्द झरता हुआ अपनत्व मुझे और भी पागल बनाए दे रहा था। यूं ही जाने कितना समय बीत गया। स्वयं अपने से बेखबर, एक दूसरे में खोए, हम जान ही नहीं पाए कि कब पड़ोसी का बच्चा खुले दरवाजे से झांक मेरे वहाँ होने की पुष्टि कर गया और कब इस सनसनीखेज खबर से उत्तेजित होकर नैतिकता के अनेक रखवाले बाहर सड़क पर गला खकार खकार कर हमें अपनी उपस्थिति का भान कराने की गरज से चक्कर लगाने लगे थे। बात तब भी न बनी तो उनमें से एक चेहरे ने खिड़की में टंग जाना ही उचित समझा। दीपक की गोद में देर से पसरा सुनहरा पुंज यकायक गायब हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा। हमें विचलित हुआ जानकर बड़े बड़े बिखरे बालों और पान से लाल होंठों से युक्त वो चेहरा निर्लज्ज सी हंसी हंसता वहाँ से हट गया। उसी के साथ कोई भद्दी सी गाली और कई लोगों की हंसी का मिला जुला स्वर भीतर आया। तब लगा कि इंद्रधनुष भरभरा कर टूट गया है। अब तुम जाओ, दीपक ने उठते हुए कहा। मन हुआ मना कर दूं, इतने लोगों के उपहास के डर से चली जाऊं? भय, और वो भी इन लोगों का? रात के अंधेरे में एक से एक कुकर्म करने वालों का भय, प्रत्यक्ष में बड़े बड़े नारे लगाने वालों और अकेले में नोटों की गड्डियां जेब के हवाले करने वालों का भय। और फिर भय क्यों? मैंने किया ही क्या था? प्रेम करना पाप है क्या? विवाह के नाम पर भरे बाजार में बोली लगाना पाप नहीं? लालच में अंधे होकर अधखिली कलियों को मौत की घाट उतार देना पाप नहीं? जाने कितना कुछ मेरे भीतर मथता रहा। बड़े शहरों का आत्म केंद्रित व्यवहार जहाँ देखो वहाँ चर्चा का विषय बन जाता है, विशेषतया छोटे शहरों में। पड़ोसी का पड़ोसी को न पहचानना, दिन रात अपनी नौकरी या व्यापार के चक्कर में पिसते रहना, परिवार वालों के लिए भी समय का अभाव और सुख सुविधा की सामग्री जुटाने की आपसी होड़, सब उपहास के विषय रखते हैं। क्या ज़माना आ गया है साहब कि एक ही बिल्डिंग में रहते बरसों बीत जाएंगे और निचले तल्ले वाले को यही पता नहीं होगा कि सिर के ठीक ऊपर मूर्ति रहते हैं कि राजदान। लेकिन छोटे शहरों में न जाने सबके पास इतना समय कहाँ से आ जाता है कि सबको सबकी खबर रहती है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये सब ठीक भी है या नहीं? और अगर ठीक नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या वो जो चाहे करता रहे और हम बैठे देखते रहें? चलो, दीपक ताला चाबी हाथ में लिए खड़े थे, पर मैं कुछ देर पूर्ववत बैठी रही। पर जाने क्या था उस धीर गंभीर स्वर में कि सारा विद्रोह मन में दबाए हुए मैं चुपचाप उठ गई। हमारे बाहर निकलते ही भीड़ से आवाज़ें आनी बंद हो गईं। शायद अब वे चेहरे हमारा निरीक्षण करने लगे थे। हमारे आगे बढ़ते ही थमे हुए शोर ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अपमान की तिलमिलाहट मेरी पीठ पर ऊपर से नीचे तक रेंग गई। समाचार आग की तरह हर तरफ फैल गया। ऐसा तो न कहीं देखा न सुना। हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। वारे कलजुग, बिन ब्याही लड़की और ऐसे ऐसे चरित्र। अब भले घर की बहू बेटियों का इस मोहल्ले में गुजर नहीं। अम्मा को अच्छी तरह समझा दिया गया, वे चुपचाप सिर झुकाए सुनती रहीं। क्या करें, ऐसी औलाद से तो भगवान ने बांझ बना दिया होता तो ही अच्छा था। लड़की किसी की कुछ सुने तब तो वे कुछ कहें। उनकी नेक नियति पर लोगों को कभी शक नहीं था, पर उनकी इस कोक जाई का क्या किया जाए। उनकी बदकिस्मती पर दो दो आंसू गिरा। सब भद्र महिलाएं अपने अपने घर चली गईं। बाबूजी तक भी बात पहुंची। वे सिर थाम कर रह गए। पानी सिर से गुजर चुका था। वे शायद जानते समझते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। बहरे भगवान से प्रार्थना करते करते भी अब वे थक गए थे। अम्मा ने एक बार फिर कोशिश की। आखिर तूने सोचा क्या है? सोने की कोशिश में लगी मैं उनकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। किस बारे में?
इतनी अनजान ना बन, बेवकूफ़ बनाने को हम ही रह गए हैं। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल किया होता। उनका स्वर कुछ कुछ रुआंसा हो आया। इज्जत? मैं हंसी। उस दिन इनकी इज्जत नहीं रह गई जब दरवाजे से बारात बेटी को ब्याहे बिना लौट गई। बेटी घर में रह रह कर तिल तिल कर मर जाती तब भी इज्जत न जाती, पर बेटी ने खुली हवा में सांस लेना चाहा, कांटों को तजकर फूलों को अपनाना चाहा, तो खानदान की इज्जत खतरे में पड़ गई। क्या हो गया अपनी इज्जत को? देख गीता, बेशर्मी की भी हद होती है। उस मास्टर के साथ तू जब देखो तब हंसती बोलती रही, पर हमने कुछ नहीं कहा। तू क्या समझती है कि हमें पता नहीं था? पर हमने कहा चलो बच्चा है, अपने आप संभल जाएगी। पर अब तू उसके घर भी पहुंच गई। सारी दुनिया हम पर थू थू कर रही है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और पूछती है क्या हो गया इज्जत को। अम्मा की आंखों से झड़ी लग गई थी। उनके घर चली गई तो ऐसा कौन सा तूफान आ गया? आखिर वे मेरे दोस्त हैं। हे राम, दोस्त है तो शादी क्यों नहीं कर लेती? उन्होंने शायद आखिरी टंप फेंकी। हाँ कर लूँगी, ज़रूर कर लूँगी। मैं भी तैश में आ गई थी। कर लूँगी। दुनिया जानती है वो शादीशुदा है और हमारी लाड़ों से शादी का ख्वाब देख रही हैं। क्या वो तेरे लिए उसे तलाक दे देगा? अपने लड़कों को छोड़ देगा? होश में आ गीता, होश में आ। अब भी वक्त है, संभल जा। क्यों अपने को बर्बाद करने पर तुली है? बर्बाद? मेरा खुशियों में झूमता आबाद दिल क्या किसी को भी दिखाई नहीं देता था? अम्मा को भी नहीं? ईंटों की चार दीवारी का नाम ही घर होता है क्या? पंडित पुरोहित द्वारा पढ़े हुए रटे ट्राए मंत्रों को दोहरा देना ही धर्म है? अग्नि के साथ फेरे लगा लेना ही विवाह है? तो फिर किसी की मुरझाई आत्मा को खिला देना क्या है? किसी रौंदे हुए पौधे को पुनः रोप देना क्या है? शरीर से परे भी कुछ है क्या? और यदि नहीं तो एक इंसान जिंदा होते हुए भी मर कैसे जाता है, और दूसरा मरकर भी जीता कैसे रहता है? जिंदगी में मौत क्या सचमुच कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता? जिंदगी क्या सांस चलते रहने भर का नाम है? स्नेह, अपनत्व, सौहार्द, प्यार जिंदगी के स्पंदन नहीं, मात्र अलंकरण है क्या? क्या बस शरीर का मरना ही लोग देख पाते हैं? आत्मा के मरने पर एक भी आंसू नहीं? आत्मा के हनन पर कोई निषेध भी नहीं? जाने कितनी देर मैं हथेलियों में अपने चेहरे को थामे यूं ही सोचती रही थी। अम्मा थक कर चली गई थीं या शायद हताश होकर। उस रात कुछ अधिक ही सन्नाटा था। अम्मा बाबूजी की लंबी लंबी सांसें उसे और भी भयावना बनाए दे रही थीं, और उसी रात मेरे चोट खाए हुए स्वाभिमान ने प्रण किया था स्वयं अपनी बनाई हुई नई राह पर आगे बढ़ने जाने का। मुझे पता था कि वो राह बीहड़ थी, ऊबड़ खाबड़ थी, पर हमारी अपनी थी। उसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। बनी बनाई लीक पर चलने वाले क्या जाने कि अपने हाथों से झाड़ी और कंकड़ हटाकर रास्ता बनाते हुए पग पग पर आगे बढ़ने में भी अपना आनंद है, एक विलक्षण आनंद। सामने ऊंची चोटी देखते हुए तो सभी मार्ग तय कर लेते हैं, पर हर अगले कदम को ही यात्रा का अंत समझने और फिर यात्रा शुरू करने का साहस कितनों में होता है। अम्मा के आंसुओं की दलदल मुझे रोक नहीं सकी। बाबूजी के क्रोध की आंधी में भी मैं नहीं हिली। समाज के व्यंग शर मेरे पास पहुँचते पहुँचते फूल बनते गए। दीपक की टिमटिमाती लौ के सहारे मैं चलती गई आगे और आगे। तभी वो पत्र आया था। वो पहला पत्र था, गुमनाम पत्र। लिखा था कि मेरे हित में यही था कि मैं अपने को सुधार लूँ, अपने बेशर्म व्यवहार पर रोकथाम लगा लूँ, गलत दिशा में बढ़ते अपने कदमों को लौटा लूँ। धमकी दी गई थी कि यदि ऐसा न हुआ तो मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहूँ। मैं कुछ डरी थी। कई बार उस पत्र को पढ़ा था। जान पहचान वाले सब लोगों की लिखावट से उसकी तुलना करने की कोशिश की थी। अंदाज़ लगाया था कि लिखने वाला कौन हो सकता है। हार कर अलमारी के किसी तख्ते पर बिछे अखबार के नीचे उसे रख दिया था। पर समय बीतने के साथ समस्याएं नए नए रूप में आने लगीं। एकांत की खोज में हम जगह जगह फिरते। अब तो दीपक के घर में भी मिलना न हो पाता। मेरे वहाँ जाते ही खिड़की और हर रोशनदान में एक के ऊपर एक चेहरा टंगने लगता। बेचारों की गर्दन पर तरस भी आता मुझे। आखिर हमने एकांत ढूंढ ही लिया। भीड़ में, सार्वजनिक स्थलों पर एकांत कुछ आसानी से मिल जाता। उन दिनों हमने बहुत सी फिल्में देखी। उन्हीं दिनों दूसरा पत्र आया था, कुछ धमकी भरा, कुछ अनुनय भरा। इसमें मेरी समझदारी की दुहाई थी, मेरी नैतिकता की दुहाई थी।
समाज के गिरते मूल्यों की दुहाई थी। मुझसे अपेक्षित व्यवहार का ब्यौरा देते हुए कहा गया था कि लोग अधिक दिन चुप नहीं बैठेंगे। अगर मैंने अपने को न सुधारा तो मजबूरन उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पत्र भी अलमारी में अखबार के नीचे चला गया। इसके बाद के पत्रों की गिनती मुझे याद नहीं। एक दिन चपरासी ने क्लास से निकलते ही एक चिट पकड़ाई थी, प्लीज़ सी मी। नीचे प्रिंसिपल साहब के हस्ताक्षर थे। सहयोगियों को बुलाने के उनके इस तरीके से सभी परिचित थे। मैं सीधी उन्हीं के कमरे में चली गई। मन थोड़ा आशंकित था। सुबह सुबह यूँ बुलाना, कुछ विशेष बात ही होगी। बैठिए, मेरे अभिवादन का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा। वे कुछ क्षण चुप रहे, सिर नीचा किए कुछ सोचते से रहे। फिर दराज खोलकर कुछ कागज़ निकाले, एक सरसरी निगाह उन पर डाली और उन्हें मेरी तरफ बढ़ा दिया। पढ़िए। ये सब क्या है? क्या पढ़ने को दे रहे हैं? मैं कुछ असमंजस में थी। रुमाल से चेहरा पोंछते हुए पहला पन्ना पढ़ने का प्रयास किया। घबराहट में नज़र टिक नहीं रही थी, पर विषय परिचित था अतः समझ में आ गया। गुमनाम पत्र, वैसे ही जैसे मेरे पास आते रहे थे, बस संबोधन बदल गया था। लिखा था, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, वरना छात्र छात्राओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आदि आदि। कुल मिलाकर 6-7 पत्र थे, सब अलग अलग लिखावट में, पर लगभग एक से ही। मैंने वापस उन्हें मेज पर रख दिया, पेपर वेट से दबाकर। ये आशंका तो मुझे बहुत पहले से थी, उसी दिन से जब एक पत्र में मुझको ये चेतावनी दी गई थी कि ऐसी चरित्रहीना के हाथों में समाज अपनी भोली भाली कन्याएं नहीं सौंपेगा, और यह कि अध्यापक अध्यापिकाएं चरित्र निर्माण करने के लिए होते हैं, चरित्र बिगाड़ने के लिए नहीं। धमकी के डर से राह बदल देने का समय बहुत पीछे छूट चुका था। 3 महीने बाद की अस्पष्ट सी योजना मन बनाने लगा। क्या पता तनख्वाह देकर अभी छोड़ देने को कहें, तब तो तुरंत ही कुछ सोचना होगा। बुआ को लिखूंगी कि वे अपने स्कूल में कुछ कोशिश करें, शायद वहाँ तक मेरी अभी यश गाथा न पहुँची हो। हालांकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के विचार से मन कुछ खिन्न हुआ, पर विकल्प थे ही कितने। भाई भाभी की नाराज़गी का ख्याल न करते हुए भी पिछली बार बुआ चलते चलते कह गई थी, जी हल्का ना कर गीतू, अभी तेरी बुआ जिंदा है, वक्त ज़रूरत पड़ने पर बिना सोचे विचारे चली आना, मन में कुछ भी ख्याल ना करना। मथुरा बहुत दूर नहीं, शाम को गाड़ी में बैठेगी, सुबह पहुंच जाएगी, एक रात भर की बात है। मन हुआ था बुआ से लिपट कर बुक्का मार कर रो पड़ूं। उनके पास जाऊंगी तो रहने भर की जगह की तो कमी नहीं ही होगी, सिर तो उनकी गोद में ही छिप जाएगा। फिर थोड़े ही दिन की तो बात है, बाद में कुछ ना कुछ तो स्थायी प्रबंध करना ही होगा, कुछ ना कुछ निर्णय अब लेना ही होगा। हो सकता है दीपक कोई हल निकालें, कौन जाने भगवान दयालु बनकर ही हमें ये अवसर दे रहा हो कि हम दोनों मिलकर नए शहर में नए सिरे से जीवन आरंभ करें। क्या सोच रही हैं आप? मैं भूल गई थी सामने प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। जी जी, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी। इस्तीफ़ा? क्यों? ओ समझा, बस इसी बूते पर समाज से लड़ने निकली हैं मिस अग्रवाल। कहते कहते उन्होंने मेज पर से चिट्ठियों का पुलिंदा उठाया और टुकड़े टुकड़े करके उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मैं आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। अपनी राह अपने आप तराशने वाले और डरकर भागा नहीं करते, डटकर सामना करते हैं। मुझे दीपक से सब कुछ मालूम हो चुका है। जाइए और भूल जाइए कि ये पत्र कभी मेरे पास आए भी थे। आप एक अच्छी अध्यापिका हैं और मैं आपकी कद्र करता हूँ। आपका निजी जीवन आपका अपना है। याद रखिए, समाज उसी को डराता है जो डर कर भागता है। जो पलट कर सामना करने लगता है उससे तथाकथित समाज डर कर भाग जाता है। लेकिन इन रोज़ रोज़ की परेशानियों को दूर करने के लिए अच्छा हो कि आप इसका कोई स्थायी हल निकाल लें। दीपक एक अच्छा लड़का है। कानून की सलाह लेकर आप दोनों विवाह करने की कोई सूरत निकालिए। गुड लक मिस अग्रवाल। यंत्र चालित सी मैं बाहर निकल आई। आज मैं समझी क्यों ठाकुर जी का सब लोग इतना सम्मान करते हैं। पहली बार जब उन्हें देखा था तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने बड़े डिग्री कॉलेज के प्रमुख की कुर्सी पर वे उस सादे से धोती कुर्ते में बैठ पाते होंगे। आज जाना कि व्यक्तिगत निष्ठा अभी जिंदा है, और उसके जिंदा रहते शैतान कुछ खाली दिमागों में घर भले ही बना ले, जीवन मूल्यों को समूचा निगल नहीं सकता। कमज़ोर पड़ती मेरी हिम्मत को ठाकुर जी के विश्वास से कितना बड़ा संबल मिला, वे कभी नहीं समझ पाएंगे। उम्मीद के दरवाजे पर लगे ताले आज एकाएक अपने आप ही खुल गए थे।
घर लौटकर पहला काम मैंने ये किया कि अलमारी में से खोज खोज कर जाने कब के आए उन पत्रों को निकाला और सीधे आग के हवाले किया। जाओ तुम भी जाओ। आखिरी पत्र भी काली राख का टुकड़ा बन चूल्हे के बाहर फैल गया। बात यह नहीं थी कि मेरी नौकरी बच गई थी या उसे निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं रहा था। बात इससे कहीं बड़ी थी। आज मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। हम अकेले नहीं हैं। ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। वे हमें समझते हैं और इससे बढ़कर पता नहीं कितने ठाकुर जी और हों जिन्हें अभी हम पहचान ना पाए हों या जिनसे अभी हम मिल ना पाए हों। एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह मुझ में आ गया और बहुत अरसे बाद मेरा कमरा गीतों की गूंज से भर उठा। दीपक को पूरा किस्सा सुनाया तो उन्हें कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे उन्हें शुरू से ही पता था कि यही होना है। आपको हैरानी नहीं हुई? नहीं तो किस बात की हैरानी? ठाकुर साहब के व्यवहार पर। मुझे तो लगा कि अब हुई अपनी तो छुट्टी। बोरिया बिस्तर बांधकर कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, मैं तो इसका हिसाब लगाने लगी और तभी उन्होंने वो सब कह दिया। तुम उन्हें जानती नहीं, इसी से ऐसा सब सोच गई। उन जैसा सुलझा हुआ आदमी मिलना मुश्किल है। वक्त आदमी को क्या से क्या बना देता है। दीपक कहीं खो से गए। क्या मतलब? इनका लड़का राकेश हमारे साथ ही पढ़ता था। एक ही कमरा मिला हुआ था हम दोनों को। बेहद होनहार था। इन्हीं की तरह प्रभावशाली व्यक्तित्व, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की जो कल्पना मन में उभरती है ना, वो बस वही था। बीए में टॉप किया, स्कॉलरशिप होल्डर तो जाने कब से था, भूगोल में एमए में दाखिला लिया, सब ठीक ही चलता रहता अगर। दीपक अचानक चुप हो गए। अगर? कुछ प्रतीक्षा के बाद मैंने पूछा। अगर उसी साल कल्पना यादव भी भूगोल में एमए करने ना पहुंची होती तो? कल्पना यादव? हाँ, बहुत सुंदर थी, कवि की कल्पना सी। राकेश पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठा। बहुत समझाया हम सब ने, पर प्यार के कान कहाँ होते हैं। फिर सत्यानाश होते देर नहीं लगी। उसने राकेश को पसंद नहीं किया? काश ऐसा ही हुआ होता, पर वो पगली तो अपना सर्वस्व लुटाने पर आमादा हो गई। राकेश है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं। कहाँ हैं वे दोनों आजकल? वहाँ। ऊपर आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए दीपक की आंखें भर आईं। क्या मतलब? मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। दोनों ने आत्महत्या कर ली। कल्पना कहती थी यहाँ नहीं तो वहीं सही, पर रहेंगे साथ ही। दीपक रुमाल से आंखें पोंछते हुए बोले। क्यों? एक फुसफुसाहट सी मेरे मुंह से निकली। क्यों? कारण बड़ा घिसा पटा था। समाज का विरोध, घर वालों का विरोध। कल्पना के घर वाले नहीं माने? नहीं, वे तैयार हो गए थे, नाराज तो थे पर आखिर मान गए थे। ठाकुर जी ही अड़ गए। ठाकुर जी? अपने ठाकुर जी? मेरा आश्चर्य होना स्वाभाविक था। हाँ, यही अपने ठाकुर जी। उन दोनों इनके तेवर कुछ और ही हुआ करते थे। लाख बेटे ने अपने खुशियों का हवाला दिया, पर वो जिद ही क्या जो मनाने से ख़त्म हो जाए। एक बार मुंह से निकल गया तो निकल गया। ये रिश्ता नहीं होगा। किसकी मजाल है कि बात फिर बन जाए। पर ठाकुर जी भूल गए कि बेटा भी तो आखिर उन्हीं का था, उन्हीं सा जिद्दी, उन्हीं सा दृढ़ प्रतिज्ञ। माँ ने कुछ नहीं कहा। कहा होगा शायद, पर नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता। वैसे भी वे बड़ी सीधी सादी थी, शांत, अपने काम से काम रखने वाली, बोलती भी नपातुला थी। हाँ, अब वे नहीं हैं। बेटे का गम खा गया उन्हें। जवान इकलौता बेटा यूं ही आंखों के सामने चला जाए, किसी भी माँ का यही हाल होता। 4 महीने भी बस मौत को पुकारते पुकारते काटे होंगे उन्होंने। हुआ क्या था? शनिवार का दिन था। दीपक को जैसे सब कुछ रटा पड़ा हो। मंगल को कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी थी। सोमवार की छुट्टी की अर्जी देकर राकेश घर गया था। इस बार फैसला करके ही आऊँगा, या तो इधर या उधर। जाते जाते उसने मुझसे कहा था। मैं समझा नहीं कि उसका इशारा किस तरफ था, वरना किसी तरह उसे रोका ही होता। दोनों बालिग थे। मैंने यही सोचा कि माँ बाप ना भी माने तो कचहरी में शादी करने की बात शायद कह रहा है। इसी से चुप रहा। जब समझा तो करने को कुछ बचा न था। सब समाप्त हो चुका था। वो घर नहीं गया? गया। बाप बेटे में कुछ कहा सुनी भी हुई। वहीं कोई बात उसे लग गई। रात में भी घर पर नहीं ठहरा। पता चला किसी पार्क में सोया। अगले दिन कल्पना को लिया और ये जा और वो जा। चिड़िया मिनटों में फुर्र। क्या मतलब? दोनों ने कोई तेज एसिड पी लिया। कल्पना के पास था।
उसे कहाँ से मिला ये पता नहीं चल सका। अस्पताल ले जाना बेकार रहा। अरे मगर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये तो वही जाने, भावुक लड़का था, कोई बात दिल में चुभ गई होगी और क्या। या फिर ठाकुर जी जानते होंगे कि उन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई थीं। बड़ा तूफान मचा होगा, यूँ दो दो मौतें एक साथ। हाँ, हलचल तो काफ़ी दिन रही, पुलिस भी आई, घर का चप्पा चप्पा छान मारा, हॉस्टल के कमरे की भी पूरी तलाशी हुई, पर कुछ मिला नहीं। कल्पना के पर्स में एक नोट ज़रूर मिला था कि हम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हैं बस। तभी से ठाकुर जी गुमसुम हो गए। 4 महीने बाद पत्नी भी चल बसी। तब तो समझो एक तरह से एकदम कायाकल्प ही हो गया। अब तो लगता ही नहीं ये वही पुराने वाले ठाकुर जी हैं। शायद इसी से हमारे प्रति दयालु हैं। शायद इसमें भी कोई शक की बात है। ठाकुर जी ना होते तो मेरी नौकरी कभी की जा चुकी होती। तुम्हारी नियुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं था। इस छोटे से शहर में कोई बात छुपती थोड़ी है। गवर्निंग बॉडी के 2-3 लोग तो चाहते ही थे कि हमें नौकरी से हटा दिया जाए, पर ठाकुर जी चट्टान से अड़ गए। हमारे कारण उन पर भी कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए। यही तो मैं नहीं समझ पाता, जाने क्यों वे लोग इनसे खुलकर सामना नहीं करना चाहते। तुम्हें तो पता ही होगा कि कितने साल तक कोई भी प्रिंसिपल यहाँ टिक नहीं सका। कोई 2 महीने रहा, कोई 4 महीने। बत्रा साहब का साल भर रह जाना रिकॉर्ड था। यही हैं जो लड़कों को बस में किए रहते हैं। शायद इसी से वे लोग नहीं चाहते कि इज्जत का प्रश्न बनाकर ये यहाँ से चले जाएं। और तो कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। यानी कि ठाकुर जी की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं ना? ठाकुर जी के अथक प्रयत्नों का फल था कि बरसों से फाइलों में अटके पड़े छात्रावास के लिए पर्याप्त अनुदान राशि ही नहीं मिली, वरन अनेक सरकारी बाधाओं को पार कर इमारत भी बन गई। बरसों से ये अभाव महसूस होता रहा था, खास तौर पर उन छात्राओं के लिए जो आसपास के गांव कस्बों से पढ़ने के लिए आती थीं या आना चाहती थीं। नाते रिश्तेदारों के घर कितने लोग रह सकते हैं और कब तक? खुद अपनी कोकजाई मुसीबतें नहीं ख़त्म होने को आती, दूसरों की बला कौन जानबूझकर अपने सिर ले। लड़की की जात तो गुलाब का फूल समझो, डर लगा रहता है कि हवा का एक झोंका भी लगा तो कहीं कोई पंखुड़ी बिखर न जाए। और फिर ऐसा कौन सा गुलाब है जिसमें कांटे नहीं होते? उसे बचाते बचाते कौन जाने कब अपना ही हाथ बिंध जाए। छात्रावास बना तो अड़ोस पड़ोस की कई एक छात्राओं ने तत्काल बीएड में दाखिला ले लिया। कहाँ तो डर था कि कहीं कमरे खाली ना रह जाएं, कहाँ पलक झपकते ही सारी जगह भर गई। इस पर भी जगह नहीं मिली तो कुछ एक छात्राएं एक एक कमरे में मिलकर रहने के लिए तैयार हो गईं। ठाकुर जी के आगे समस्या थी तो ये कि वार्डन किसे बनाया जाए। कई आवेदन पत्र दूर दूर से आए थे। सुना था कि 2 तो बम्बई से ही थे, पर फुल टाइम की नियुक्ति के पक्ष में कई एक कारणों से ठाकुर जी सहमत नहीं थे। बड़ी नाजुक पोस्ट है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना हर किसी के बस का नहीं। और फिर दूसरे शहर से किसी महिला को आप अपने यहाँ बुलाकर साल भर वापस जाने को कैसे कह सकते हैं? शराफत भी कोई चीज़ होती है, और शराफत के बारे में ठाकुर जी की धारणा बदल पाना हम जैसे साधारण लोगों के बूते की बात तो नहीं ही थी। पुरुष वार्डन का तो सवाल ही नहीं था। मैट्रन ने अपनी किसी रिश्तेदार की जमकर सिफारिश की थी, पर एक ही परिवार को छात्रावास का सारा दायित्व देना भी ठाकुर जी को बुद्धिमानी नहीं लगा। तभी अचानक मुझे ये बात सूझी थी। समय मिलते मैं ठाकुर जी के पास पहुंची। आप उचित समझें तो मैं ये काम देख लूं। आप? उनका आश्चर्य स्वाभाविक ही था। जी, ठीक से नहीं चल पाया तो छोड़ने में कठिनाई तो नहीं होगी, बतौर एक्सपेरिमेंट अगर आप ठीक समझें तो। कल बात करें इस बारे में, तब तक मैं कुछ और लोगों से भी सलाह मशवरा कर लूँगा। अगले दिन उन्होंने स्वयं ही बुलवा भेजा था। आप संभाल लेंगी? कोशिश तो पूरी करूँगी ही। ईमानदारी से पूरी कोशिश की जाए तो कोई कारण नहीं कि सफलता न मिले। बेस्ट ऑफ लक। अम्मा की प्रतिक्रिया शायद स्वाभाविक थी। हमारी छाती पर मूंग दलने में कोई कसर रह गई थी क्या? मैं चुपचाप सामान समेटती रही। यूँ अटैची भर कपड़ों और थोड़ी सी किताबों के अलावा और था ही क्या। एक बस दीदी की तस्वीर ही तो रखनी थी मुझे। जाने कब और कैसे मन ने एक भ्रम पाल लिया था कि दीदी आज भी मेरी अपनी है, मेरे दुख में दुखी, मेरे सुख में सुखी। चौखटे में कैद उनकी मुस्कुराहट कभी चमकीली धूप सी उजली लगती तो कभी मेघाच्छादित शाम सी उदास। जानती हूँ तर्क की कसौटी पर यह बात तनिक भी नहीं जचती, पर कुछ अदद भ्रम कभी कभी जिंदा रहने के लिए आवश्यक हो जाते हैं।
अपनों की नज़रें ही अजनबी बन जाएं और घाव कुरेदने लगें तो कवच के तौर पर मन यूं ही एक संसार अपने चारों ओर बुन लेता है। जीने के लिए भी तो कोई बहाना चाहिए ही। और दीदी को साथ लिए मैं अगले दिन ही छात्रावास का कार्यभार संभालने पहुंच गई। दीपक ही वकील साहब का नाम पता लेकर आए थे। आप चाहते क्या हैं? सारी बात सुनने के बाद वकील साहब ने पूछा। क्या चाहते हैं? मैं समझा नहीं। हम दोनों? मुझे भी लगा था कि सारी बात जानने के बाद भी वकील साहब को अगर ये पूछने की ज़रूरत पड़ रही है तो शायद हम गलत जगह पहुंच गए हैं। वो तो ठीक है, पर आपकी असली मंशा क्या है? पहली बीवी से छुटकारा पाना या दूसरी शादी का हल निकालना? जी, दीपक सोच से में पड़ गए। राधा से छुटकारा हमारे संबंधों के कानूनी तौर पर पुख्ता होने में स्वयं भी निहित था। देखा जाए तो ऐसा कुछ था भी क्या उन दोनों के बीच जिससे छुटकारा पाने की बात उठी? एक औपचारिकता भर की तो बात थी। और यूँ देखा जाए तो औपचारिकता भर के लिए ही तो हम यहाँ पहुँचे थे। आपसी संबंधों को नाम देने भर की ही तो बात थी। यो मन के रिश्ते किसी नाम के मोहताज कब हुए हैं? सामाजिक स्वीकृति या कानूनी ठप्पे हमें भला भले ही दें, जोड़ तो शायद नहीं ही सकते। दीपक के या मेरे मन की ऐसी कौन सी परत थी जो एक दूसरे से छिपी हो? पर दीपक का आग्रह था कि सामाजिक मर्यादा में रहकर ही कोई कदम उठाएंगे तो यही सही। सामाजिक मर्यादा के नाम पर मैंने इतना कुछ खोया था कि कभी कभी आईने में स्वयं अपनी ही छवि देखकर डर लगा। क्या सचमुच ये मैं ही हूँ? सपनों तक ने भी तो उन दिनों जमाने का चलन देखकर रास्ता बदल दिया था। सारी सारी रात आंखों में कट जाती थी। सपने दुलार करने के लिए ना हो तो नींद भी कोसों दूर भाग जाती है। अपने घर में अपनों से ही नज़र चुराकर जीना कितना भयावह होता है, ये वही जान सकता है जिसे इस दर्द से गुजरना पड़ा हो। कलियों को दुष्ट बच्चे या बर्फीली हवाएं खिलने से पहले ही नोच खसोट डालें तो कलियों के मन में क्या तो उस बाग के लिए लगा होगा और क्या उस लापरवाह माली के लिए आदर प्रेम। पर जमाने की निष्ठुरता तो देखिए। नुची तुड़ी पाखुरी समेटती कोई कली मरने से इनकार कर किसी उजाले का सहारा पा जीने की चेष्टा भी करे तो कली को ही चार जली कटी सुनाई जाएंगी कि वो सदियों से चलते आए चलन को बिगाड़ रही है। दुष्टों का तो काम ही है दुष्टता करना। बर्फीली हवाएं जहाँ भी जाएंगी सब तहस नहस होगा ही। पर कलियों को सिर उठाना और सूरज से अटखेलियाँ करना किसने सिखाया? ऐसा तो ना देखा ना सुना। ना सही किरणों के सहारे सहारे उड़ान के जिस छोर पर मैं पहुंच चुकी थी वहां से रोशनी के सहलाते ताप और मुस्कुराते आमंत्रण के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई ना देता था। मैं अब हर बात के लिए तैयार थी, बस दीपक से दूर रह सकना ही मेरे बस में नहीं था। मैं हर हाल में उनके साथ रह सकती थी, कहीं भी कैसे भी। रिश्ते का क्या, चाहे जो भी नाम दे लो। किरण का सूरज से, लौ का दीपक से और पतंगे का बाती से जो रिश्ता है उसका कोई नाम हो सकता है क्या? पर दीपक नहीं माने। मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे? तुम नहीं जानती जमाना कितना बेरहम होता है। ये बात मुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता था? जानते तो दीपक भी थे, पर इसे भुगतने की प्रक्रिया में जहाँ मैंने अपने चारों ओर कटीली नागफनी का दुर्गम बुर्ज बना लिया था, वहाँ दीपक फूंक फूंक कर कदम रखते हुए जमाने को अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। सारी शक्ति इन्हीं लोगों से लड़ने में लगा देंगे तो अपने लिए क्या बचेगा? और अपने लिए मुट्ठी भर सुख की तलाश करते करते ही हम यहाँ आ पहुँचे थे, इन वकील साहब के पास, इस उम्मीद में कि ये ऐसा कोई रास्ता सुझाएंगे कि दुनिया वाले हमें हमारे हाल पर छोड़ देंगे, आसमान के एक छोटे से कोने के नीचे धूप के चंद कतरों और वासंती फिजा के सहारे एक दूसरे का हाथ थाम जाने के लिए। पर राधा से छुटकारा मतलब बीवी को तलाक देना है कि नहीं? वकील साहब ने फिर खुलासा किया। तलाक, आरोपों प्रत्यारोपों का लिजलिजा सिलसिला, कभी ना खत्म होने वाली बहस और पेशियाँ, मंदिर में भगवान की आरती में लीन राधा, बहू पोतों की सेवा में गुजरते बुढ़ापे की तृप्त मुस्कान लिए माँ, और फिर अदालत में पूरे परिवार की छीछालेदर। नहीं, दीपक और मैंने शायद साथ साथ ही सिर हिलाया। ठीक है, फिर धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर लीजिए। धर्म परिवर्तन? हम दोनों ही वकील साहब को हैरानी से देख रहे थे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सब कागजी कार्रवाई है, असलियत में कोई फ़र्क नहीं आता। समझ लीजिए कि कानूनी दांव पेच है बस। लेकिन
लेकिन कुछ नहीं, असलियत में आप वही रहेंगे जो आज हैं। एक अदद कागज़ पर घोषणा कर देने से धर्म बदल थोड़ी जाता है। वो तो कानूनी शिकंजे से निकलने की तरकीब है। यूँ समझ लीजिए कि बीमारी का इलाज करने के लिए कोई कड़वी दवा खा रहे हैं। इधर दवा कोर्ट में दाखिल, उधर आपकी तकलीफ़ खत्म। यूँ वकील साहब ने चुटकी बजाकर समझाया। दीपक अभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाए थे। घबराने की कोई बात नहीं है साहब, आजकल तो सभी यही करते हैं, खुलेआम करते हैं। इसी पिछले महीने में 6 लोगों ने धर्म बदल कर दूसरी बार शादी की है। फिर वकील साहब समझाने लगे कि हमें क्या क्या घोषणा कितने अखबारों और सरकारी गैजेट में कैसे और कब कब करनी होगी। हम सोचकर 1-2 दिन में आपके पास आएंगे। हमने उनसे विदा ली। बताओ क्या कहती हो, रास्ते में दीपक पूछने लगे। पर मेरे कुछ कहने की नौबत ही कहाँ आ पाई। दिवाली की छुट्टियां रविवार मिलाकर पूरे 4 दिन की हो गईं। सभी लड़कियां आसपास के गांवों कस्बों की थीं। दिवाली जैसे प्रमुख त्यौहार पर परिवारजनों से अलग रहने की बात भी उनकी कल्पना से परे थी। छात्रावास एकदम खाली हो गया था। मैं भी घर आ गई थी, यदि उसे घर कहा जा सके तो। मेरे प्रणाम करते ही अम्मा के चेहरे पर एक भली सी मुलायमियत फैल गई। जीती रहो, खुश रहो, ठीक से तो हो? जी, आप कैसी हैं? जी रहे हैं, जब तक सांस है तब तक तो गाड़ी खींचनी ही है। अम्मा का चेहरा देखते ही देखते सख्त हो गया। अम्मा को तो बताना ही था। बड़ी देर तक अवसर जोहती रही कि वे कुछ पूछें या बातों में कहीं मेरे प्रति उनकी चिंता का स्वर उभरे तो कह डालूं, पर जब कहीं कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला तो साफ साफ ही कहना पड़ा। सुनकर वे खुश तो नहीं हुई, लेकिन बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, इस सबसे तो अच्छा ही है जो तुम सारी मान मर्यादा को ताक पर रख के करती रही हो। इसके बाद मैं थी और साएं साएं करता सा मकान। अकेले घर में रहना कोई मुश्किल नहीं, कम से कम कुछ समय के लिए, पर घर अकेला भी ना हो और तब भी निस्तब्ध सन्नाटा सा, और वहाँ पर रह रहे प्राणियों के बीच चमगादड़ सा लटक जाए तो सांस लेने में भी दुविधा सी होती है। बुआ जाने कब से अपने पास बुला रही थी। सोचा क्यों ना ये दिवाली उन्हीं के साथ मनाई जाए। एक वही तो थी मेरी अपनी, जिनके सामने दिल खुलकर रखा जा सकता था, इस भरोसे के साथ कि यूँ खुलने वाली एक एक परत वे सहेज कर संजो कर रखती जाएंगी। अम्मा को बुरा लगा भी हो तो उन्होंने जाहिर नहीं किया। 2-4 दिन तो रुकती, जैसा कुछ मेरे चलते समय वे बुदबुदाई अवश्य थी। बुआ ने देखते जैसे अपने अंक में समो लिया। आंसुओं, सिसकियों, हिचकिचाहट, मुस्कुराहट के बीच जो उनसे मन की कहने बैठी तो 4 दिन पता नहीं कब निकल गए। फूल सी तरोताज़ा होकर मैं छात्रावास लौटी थी और लौटते ही मुझे खबर मिली। उल्टे पैरों में अस्पताल दौड़ी थी। लाइब्रेरी से घर लौटते समय दीपक की साइकिल को किसी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। वो बदमाश ट्रक वाला तो भाग गया। किस्मत से वहीं पास ही में 2-3 नेक बंदे घूम रहे थे। भगवान उनका भला करे। उन्होंने तुरंत ही अस्पताल पहुंचा दिया, मैट्रन ने बताया। हे भगवान, क्या मेरी जरा सी भी खुशी तुम्हें मंजूर नहीं? उल्टे पांव में अस्पताल भागी थी, लेकिन जाने के पहले दीदी की तस्वीर के आगे मेरे पांव ठिठक गए थे। आंखें डबडबा आईं और जाने गला रुंध गया, या कहने के लिए कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे। लेकिन उस 2 क्षण के मौन में मेरे मन ने आंचल फैलाकर बार बार बस एक भीख मांगी थी। रास्ते भर मैं भय, दुविधा और असमंजस के बीच डूबती उतराती सी वही एक प्रार्थना दोहराती रही थी, मुझसे मेरे दीपक को न छीनना। मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि जिसके बल पर सारे जीवन को, सारे समाज को चुनौती दे बैठी थी, अगर वही न रहा तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरे जीवन में बचेगा ही क्या? दीपक ही तो मेरे जीवन में वसंत बनकर आए थे। भगवान, कुछ भी करो, मेरे दीपक को बचा लो। बदहवास सी इंक्वायरी पर तो कभी वार्ड में भटकती पूछती हुई जब मैं बताए हुए कमरे तक पहुंची तो दीवार के सहारे सिर टिकाए बैठी दीदी को देखकर चौंक पड़ी। नहीं, वो सपना नहीं था, पर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दीवार पर लटकती हुई दीदी की तस्वीर नहीं थी, वो तो दीदी थी, पर इतनी पास, इतनी साकार होकर वे पहले कभी नहीं आई। सब कुछ इतना अप्रत्याशित था कि मेरे पांव जड़ हो गए, आवाज़ पथरा गई। नहीं तो मैं दौड़ कर उनके गले से लिपट जाती और चीख उठती, मेरी दीदी, तुम इतने दिन कहाँ थी? विस्मय के इस तिलिस्म को दीपक की कमज़ोर आवाज़ ने तोड़ा था। ओ गीता, तुम आओ, बैठो, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम सबकी किस्मत से ही बच गया। मैं दीपक की बात सुनने के साथ ही साथ
अपने विस्मय से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रही थी। मेरी आंखें तब भी उधर ही टिकी थीं। दीपक ने शायद मेरी आंखों का विस्मय भाव पढ़ते हुए कहा था, अरे हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, ये है राधा। तुम्हें बताया था ना। कोई बात नहीं थी, लोग यूं ही परेशान हो जाते हैं। गांव खबर भेज दी है और ये भी दौड़ी चली आई। होनी कैसे कैसे खेल खेलती है। ये क्या हो गया, कैसे हो गया। इस राधा को ये दीदी का रूप कहाँ से मिल गया। वैसा ही रंग, वैसा ही रूप, वही बोलती सी बड़ी बड़ी आंखें। और दीपक, ये कैसे हो सकता है कि दीपक इनसे नहीं निभा पाए। दीपक इन्हें छोड़ देंगे मेरे लिए। सहसा मुझे लगा कि बरसों से दीवार पे टंगी दीदी की तस्वीर रो पड़ेगी। कैसे न आते, बोली भी तो वही थी। उन्होंने आगे भी कुछ कहा था, पर मैं कुछ सुन नहीं पाई। मेरा सारा ध्यान उस होने अनहोने की भूल भुलैया में भटक रहा था। अच्छा ठहरिए, हम आपके लिए चाय लाते हैं। नहीं दीदी, मैंने अचानक उठकर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। आप यहीं बैठिए, आप ही के भाग से तो बचे हैं दीपक बाबू। आप इनके पास नहीं रहेंगी तो पता नहीं क्या हो जाए। भावातिरेक में मैंने उनके दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखों से छुआ लिए थे। बिना कुछ अधिक कहे वापस लौटते समय मैंने दीपक पर दृष्टि डाली थी। उनके चेहरे पर विस्मय के ज्वार भाटे के बीच आंखों में न जाने कितने प्रश्न चिन्ह तैरते हुए दिखाई दिए थे। क्षण भर में ही नियति मुझको इतने विचित्र दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगी, ये तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लौट कर दीदी की तस्वीर से बड़ी देर तक आंखें चुराती रही। भावुकता के ऊपर विवेक ने बार बार छींटे डालने का प्रयत्न किया। दीदी तो दीदी थी, राधा राधा है। दोनों में दिखाई देने वाली समानता संयोग भर है, आंखों का भ्रम है। पर अपने इस मन को कहाँ ले जाऊं, जिसने राधा में दीदी को देखा और उनकी आंखों में आंसू आने की कल्पना मात्र से मेरा मन कांपने लगा। बड़ी लंबी थी घुटन और दुविधा की वे घड़ियाँ, जिनमें घुटते रहने के बाद मैंने जाने कैसे ये निर्णय ले लिया। इस नौकरी से त्यागपत्र देकर दीपक को बिना बताए मैं बुआ के पास चली जाऊंगी। वहाँ बुआ का साथ ही नहीं, एक छोटी सी नौकरी भी देर सवेर मुझे मिल ही जाएगी। मुझे भरोसा था कि सवालों के कटघरे में खड़े किए बिना ही बुआ मुझे स्वीकार कर लेंगी। नहीं जानती मेरा निर्णय सही है या नहीं। दीपक मेरी बात मान ही लेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कोई मुझसे तर्क करने बैठे तो मैं ये बात लाख कोशिश करने पर भी किसी को समझा नहीं पाऊंगी। पर समझ बूझ से परे भी तो बहुत कुछ होता है। इस राधा के अहित में मैं स्वयं को भागीदार बनाऊं भी तो कैसे। पता नहीं मेरा नामकरण किस मुहूर्त में हुआ था। मेरे वश में कर्म ही तो है, बस यही सही। दीपक के लिए पत्र छोड़ने भर को मेरे पास कुछ पंक्तियां थीं। मैं जानती हूँ मुझे क्षमा कर पाना आपके लिए कठिन होगा, फिर भी मेरा मन रखने भर को मुझे भूलकर अपनी पत्नी को अपना लेना। उन्हें अचानक देखकर ये लगा कि मैं ऐसा कुछ भी करने का साहस नहीं जुटा पाऊंगी जिससे उनके फूल से खिले चेहरे को मुरझाना पड़े। उन्हें वे सारी खुशियाँ देना जो आपने मेरे लिए सहेज रखी थी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे उस एक फूल में सारे वसंत भर दें। उससे आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसकी आपने मुझसे अपेक्षा की थी। मैं जानती हूँ मैं आपको प्रश्नों की भीड़ में घिरा छोड़कर जा रही हूँ, पर मेरे पास उनमें से किसी का कोई उत्तर नहीं है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई एक लंबी कहानी या लघु उपन्यास एक फूल बसंत।